कबीर का रूम। काकू बड़ी मुश्किल से कबीर को अपने साथ लेकर रूम में आई, जहां काकू के चेहरे पर थकान और इरिटेशन थी, वही कबीर के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो तो बहुत ही प्यार से काकू को देख रहा था, लेकिन काकू बिल्कुल भी कबीर की तरफ नहीं देख रही थी। उसका पूरा ध्यान बस किसी तरह कबीर को जल्द से जल्द सुलाना था। इसलिए रूम में आते ही काकू कबीर को बेड की तरफ लेकर जाने लगी। फिर काकू ने कबीर को पकड़कर बेड पर लिटा दिया, और फिर काकू कबीर को अच्छे से सोने के लिए बोली। जैसे ही काकू कबीर को बेड पर लिटा कर जाने लगी, तो कबीर को काकू का ऐसे चुपचाप से जाना अच्छा नहीं लगा, और उसे अकेलापन सा महसूस होने लगा। इसलिए कबीर ने तुरंत काकू के हाथ को पकड़कर एक झटके में खुद की तरफ खींच लिया। काकू, जो कि इसके लिए तैयार नहीं थी, वह कबीर के ऐसे अचानक खींचने से सीधे कबीर के ऊपर जा गिरी, और ऐसे गिरने से दोनों के होंठ ही एक दूसरे के होठों से टच हो गए। ये होते ही दोनों के ही शरीर में एक बिजली के कट सा दौड़ गया। भले ही कबीर नशे में था, लेकिन उसे काकुन के करीब आने से अपने उसके शरीर में हलचल महसूस कर पा रहा था। वही हाल काकू का भी था। भले ही वो लाख कह ले कि वो अब कबीर से नफरत करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसके दिल में कबीर के लिए बेमथा मोहब्बत थी, लेकिन फिर भी कबीर के होठों से अपने होठों के टच होते ही काकू जल्दी से कबीर से दूर होने लगी। लेकिन तभी कबीर ने तुरंत काकू के कमर पर अपना एक हाथ रख और अपने दूसरे हाथ से काकू के सिर को पीछे से पकड़ लिया। फिर तुरंत काकू के मुलायम होठों पर अपने सख्त होठ रख काकू के होठों को बहुत ही प्यार से चूमने लगा। कबीर ने जैसे ही काकू के होठों को अपने होठों से चूमने लगा, वैसे ही काकू की बड़ी बड़ी नीली आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई। काकू के तितली के पंखे जैसी लंबी पलकें बार बार हैरानी से फड़क रहे थे। कुछ देर बाद जैसे ही काकू को होश आया, वह अपने एक हाथ को कबीर के कंधे पर रखकर उसे खुद से दूर करने लगी। लेकिन जैसे ही काकू कबीर को खुद से दूर करने लगी, काकू को ऐसे दूर करने से कबीर तुरंत काकू को लेकर बेड पर पलट गया। अब काकुन बेड पर गिरी थी। काकुन नीचे थी और कबीर उसके ऊपर था। कबीर अभी भी काकुन के होठों को बहुत ही प्यार से चूम रहा था। काकुन तो बस बुत बनी हुई थी। वो कोई भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन उसे मन ही मन एक सुकून सा महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद कबीर काकुन के होठों से दूर होता है और अपनी प्यार भरी नजरों से काकुन के सुंदर चेहरे को देखने लगता है। वही काकुन कबीर के द्वारा एक लंबी किस के कारण गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वाइफी, तुम्हारे ये लाल होठ बहुत ही मीठे हैं, बिल्कुल किसी रसदार मिठाई की तरह, जिसे बार बार खाने का मन करता है। कबीर काकुन के गालों को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए अपनी नशीली आंखों से काकुन की तरफ देखते हुए उससे कहा, वैसे तो मुझे मिठाई बिल्कुल भी नहीं पसंद वाइफी, लेकिन तुम्हारे होठों से मीठा कुछ नहीं है, और मैं इस मिठाई को खाना हमेशा खाना पसंद करूंगा। आई रियली लाइक योर रेड लिप्स। कबीर काकुन के लाल पतले मुलायम होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा। काकुन तो बस अपनी आंखें फाड़े कबीर की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। इससे पहले कि काकुन कुछ कहती, कबीर एक बार फिर से अपने होठों से काकुन के होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया, और वो काकुन के होठों को बहुत ही पैशन के साथ चूमने लगा। काकू चाहकर भी कबीर को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। वही कबीर काकू को बड़े पैशन के साथ चूम रहा था। कुछ देर बाद कबीर काकू के होठों को छोड़कर उसके कंधे और कालबोन को चूमने लगा। ना जाने क्यों अचानक काकू आंखों के कोनों से आंसू गिरने लगे। वो चाहती थी कि कबीर ये प्यार उसे पूरे होश में करे, ना कि ऐसे नशे में। तभी कुछ देर बाद काकू महसूस करती है कि कबीर बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। वो धीरे से झुककर कबीर की तरफ देखती है तो पाती है कि कबीर सो गया है। कबीर को सोता देख काकू थोड़ी चैन की सांस लेती है और धीरे से कबीर को बेड पर अच्छे से लिटा देती है। फिर वह बेड से उठकर जाने के बारे में सोचती है और उठने लगती है, लेकिन कबीर ने काकुन को उसके कमर से कसकर पकड़ा हुआ था, जिससे काकुन उठ नहीं पा रही थी। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी काकुन खुद को कबीर से छुड़ा नहीं पाती है। बहुत देर की कोशिश के बाद अंत में वह हार कर वही कबीर के पास ही लेट जाती है और कबीर के चेहरे को बहुत ही प्यार से देखने लगती है। फिर उसी तरह से देखते हुए ही काकुन भी सो जाती है।
घर के बाकी सब भी कुछ देर बाद अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। अक्षत अदिति को अपनी गोद में उठाकर रूम में लेकर जाता है और उसे बेड पर आराम से बिठा देता है। बेड पर बिठाने के बाद अक्षत अदिति को सबसे पहले दवा खाने के लिए देता है। अदिति चुपचाप बिना कुछ बोले दवा ले लेती है। फिर अक्षत अदिति को पानी देता है। अदिति अक्षत के हाथ से पानी लेकर पी लेती है। अक्षत अदिति के हाथ से ग्लास लेता है। अक्षत फिर प्यार से अदिति को बेड पर लिटा देता है और वही उसके बगल में बैठकर उसके बालों को सहलाने लगता है। फिर प्यार से उसके माथे पर चूमकर वही उसके बगल में आकर लेट जाता है। अदिति तो बस अक्षत का उसका केयर करना बस देखे जा रही थी। आप अपने रूम में जाइए। अदिति अक्षत को वही उसके बगल में लेटते हुए देखकर उससे कहा, ये मेरा ही रूम है। अक्षत बिना किसी भाव का चुपचाप अदिति से कहा, फिर अपने आंख बंद कर लिए। अदिति अक्षत की बात सुन बेड से उठने ही वाली थी कि तभी अक्षत ने उसके हाथ पकड़ लिए। चुपचाप से यही सोई रहो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अक्षत ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही अदिति को खींचकर अपने से बिल्कुल चिपकाते हुए उससे कहा। अदिति खुद को अक्षत से छुड़ाने लगी, लेकिन अक्षत की पकड़ उस पर बहुत मजबूत थी, इसलिए अदिति अंत में थककर अक्षत की बाहों में कुछ देर बाद सो गई। अक्षत ने अपनी आंखें खोली तब वह देखा तो अदिति उसकी बाहों में किसी छोटे बच्चे की तरह चिपक कर सो रही थी। वो इस वक्त बहुत ही मासूम लग रही थी। अक्षत अदिति की मासूमियत देखकर मुस्कुरा दिया, फिर उसकी तरफ झुककर उसके गालों को चूम लिया, फिर उसे और भी खुद से चिपका कर सो गया। चुपचाप से यही सोई रहो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अक्षत ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही अदिति को खींचकर अपने से बिल्कुल चिपकाते हुए उससे कहा। अदिति खुद को अक्षत से छुड़ाने लगी, लेकिन अक्षत की पकड़ उस पर बहुत मजबूत थी, इसलिए अदिति अंत में थककर अक्षत की बाहों में कुछ देर बाद सो गई। अक्षत ने अपनी आंखें खोली तब वह देखा तो अदिति उसकी बाहों में किसी छोटे बच्चे की तरह चिपक कर सो रही थी। वो इस वक्त बहुत ही मासूम लग रही थी। अक्षत अदिति की मासूमियत देखकर मुस्कुरा दिया, फिर उसकी तरफ झुककर उसके गालों को चूम लिया, फिर उसे और भी खुद से चिपका कर सो गया। अगली सुबह कबीर की नींद थोड़ी देर से खुली, जब पूरे रूम में सूरज की किरणें आने लगी और चारों तरफ उजाला फैल गया। तभी अचानक कबीर की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। कबीर ने धीरे से अपनी पूरी आंखें खोली और वो दर्द से कराहते हुए अपने सिर को पकड़कर उठकर बैठ गया। आह, ये मेरा सिर क्यों इतना तेज से दर्द हो रहा है? आखिर हुआ क्या था कल? कबीर अपने सिर को दर्द के कारण दोनों हाथों से पकड़कर उसे दबाते हुए खुद में बोला। तभी डोर पर किसी ने नॉक किया। कबीर ने अंदर आने के लिए कहा तो एक सर्वेंट अपने हाथ में नींबू पानी का ग्लास लिए हुए कबीर के पास आया। सर, यह आपके लिए मैडम ने जाने से पहले आपको देने के लिए कहा था। उस सर्वेंट ने कबीर की तरफ नींबू पानी का ग्लास बढ़ाते हुए अपना सिर नीचे किए कबीर से कहा। कबीर बिना कुछ बोले उस सर्वेंट के हाथ से नींबू पानी का ग्लास अपने हाथ में ले लिया। सुनो, तुम्हारी मैडम कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। कबीर अपने हाथों में नींबू पानी का ग्लास लिए हुए ही उस सर्वेंट को रूम से बाहर जाने से पहले उसे रोकते हुए उससे पूछा। मैडम तो सबके साथ कब की कॉलेज चली गई है? उस सर्वेंट ने अपने सिर को नीचे झुकाए हुए ही कबीर से कहा और फिर कबीर का इशारा मिलते ही रूम से बाहर चला गया। कॉलेज चली गई, वो भी इतनी सुबह? कबीर ने सर्वेंट की बातों को सोचते हुए खुद में कहा और एक घूंट में पूरा नींबू पानी पी लिया। तभी कबीर की नज़र सामने दीवार पर टंगी घड़ी पर गई, जिसमें 11 बजे बज रहे थे। टाइम देखते ही कबीर हड़बड़ा गया और जल्दी से वह गिलास वहीं पास के टेबल पर रखकर उठ खड़ा हुआ। ओह नो, इतना लेट मुझे कैसे हो गया? मैं इतनी देर तक कैसे सो सकता हूँ? आखिर कल हुआ क्या था? कबीर अपने सिर पर हाथ रखते हुए खुद में बोला। नींबू पानी पीने से उसे अब पहले से थोड़ा राहत महसूस हो रहा था। तभी वह रात का याद करने लगा कि कैसे वह काकू की बात सुनकर यहाँ से गुस्सा होकर क्लब चला गया था और वहाँ जाकर वह बहुत सारा ड्रिंक करने लगा था। उस समय उसके साथ विराट भी था। उसे बस थोड़ा थोड़ा ही याद था। ड्रिंक करने के बाद क्या हुआ यह उसको ढंग से याद नहीं आ रहा था। उसे तो ये भी याद नहीं आ रहा था कि वह घर कैसे आया। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आया तो वह अपने सिर को झटका और तुरंत वॉशरूम में चला गया। राणावत इंडस्ट्री। करीब 1 घंटे बाद कबीर अपने ऑफिस पहुंचा।
वह सीधे अपने केबिन की ओर चला गया। केबिन में जाकर वह वहां रखे चेयर पर आराम से बैठ गया। तभी उसके केबिन में विराट और अमन आए, साथ में उनके अक्षत भी था। कबीर ने सबकी तरफ देखा और फिर अक्षत की तरफ देख वह गिल्टी फील करते हुए अपनी नज़रें नीचे कर लिया, जिसे अक्षत ने भी देख लिया था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। वही अमन कबीर को देख मुस्कुरा रहा था। अमन को ऐसे मुस्कुराते देख कबीर को चिढ़ मचने लगी। क्या है तुझे, तू इस तरह से मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहा है? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? कबीर ने इरिटेट होकर अमन की तरफ देखकर उससे पूछा। रंग रंग चढ़ गया है तेरे चेहरे पर। अमन ने मुस्कुराते हुए कबीर की तरफ देखकर उससे कहा। क्या मेरे चेहरे पर कलर लगा है? और कहाँ लगा है? रुक एक मिनट। कबीर ने हैरानी से अमन की तरफ देखकर उससे पूछा। वह जल्दी से अपना मोबाइल का कैमरा ऑन कर खुद के फेस को देखने लगा, जिसे देख अमन और तेज तेज हंसने लगा। नहीं तो मेरे चेहरे पर तो कोई भी कलर नहीं लगा है। कबीर ने अपना चेहरा ढंग से चेक करने के बाद अमन को घूर कर देखते हुए उससे कहा। अरे कबीर बाबू, यह वो रंग है जो दिखाई नहीं देगा, सिर्फ महसूस करने वाली बात है बाबू। अमन अपने शायराना अंदाज में चेयर पर पीछे की तरफ आराम से बैठकर कबीर को देखते हुए उससे कहा। ये तू क्या बकवास किए जा रहा है? तेरी यह बकवास बातें बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से जाती हैं। कबीर अमन को घूरते हुए उससे कहा और वही रखे एक फाइल लेकर उसे चेक करने लगा। अमन के कहने का मतलब तेरे चेहरे पर प्यार का रंग साफ दिखाई दे रहा है, विराट ने कबीर की तरफ देखकर उससे कहा और फिर मुस्कुराने लगा। अब तू भी इसकी तरह बकवास करने लगा। कबीर ने इरिटेट होकर विराट की तरफ देखकर उससे कहा। क्या तुझे कल का कुछ भी याद नहीं है? सच बता, सच में तुझे कुछ भी याद नहीं है या फिर तू कोई नाटक कर रहा है? विराट ने कबीर की तरफ घूर कर देखते हुए उससे पूछा। क्या याद नहीं है मुझे? और मैं क्यों नाटक करूंगा? मुझे सब याद है। मुझे याद है कि मैं कल रात क्लब गया था और वहीं पर बहुत ड्रिंक किया और फिर शायद तू मुझे घर लेकर आया है ना? कबीर ने विराट को सारी बातें बताते हुए उसकी तरफ देखा। विराट और अमन कभी एक दूसरे को देखते तो कभी कबीर की तरफ देख मुस्कुराने लगते। वही अक्षत चुपचाप बिना कुछ बोले बस उन तीनों की बातें ही सुने जा रहा था। ये ले, इसे चेक कर, तुझे पता चल जाएगा कि कल तुमने क्या क्या कारनामे किया है। विराट कबीर की तरफ एक पेन ड्राइव बढ़ाते हुए उससे कहा। कबीर ने तुरंत हैरानी से उन दोनों की तरफ देखकर उस पेन ड्राइव को लिया और उसे अपने लैपटॉप में लगाकर चेक करने लगा। उस पेनड्राइव में कल के क्लब की रात की सीसीटीवी फुटेज थी, जिसमें कबीर के किए गए सारे कारनामे का वीडियो था। जैसे जैसे कबीर उस वीडियो को देखता उसकी आंखें बड़ी होती जाती। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब उसने खुद किया है। अब उसे थोड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी वह उसे दिखाया नहीं, क्योंकि ये उसके ईगो के खिलाफ था। साथ में उसे काको को लेकर डर भी लग रहा था कि कहीं उसने काको के साथ कुछ बुरा तो नहीं किया। तूने तो कल हम सबको बहुत परेशान किया। वह तो भला हो उस बेचारी काको का जो जिसने तुझे संभाला। तू तो घर आकर भी उससे ऐसे चिपका हुआ था जैसे किसी फेविकोल की तरह, और उसे बिल्कुल भी छोड़ ही नहीं रहा था। वह तो काकू तुझे ले जाकर रूम में सुलाई, तब जाकर हम लोगों ने चैन की सांस ली। कबीर ने सारी बात सुनकर बिना किसी की तरफ देखे वो पेनड्राइव वहीं रखा और तुरंत चेयर पर से उठकर एक साइड गया और विंडो के सामने खड़े होकर अपना मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करने लगा। कुछ देर तक कॉल पर बातें करने के बाद कबीर वापस से चेयर पर आकर बैठ गया। वहीं विराट और अमन कबीर को अजीब नज़रों से देख रहे थे। तू किसे कॉल कर रहा था? क्या तू काकू से फ़ोन पर बात कर रहा था? विराट ने कबीर की तरफ देखकर उससे पूछा। नहीं, मैं अपने आदमियों से बात कर रहा था, कबीर ने शांत भाव से अपने फाइल में देखते हुए उससे कहा। विराट और अमन कंफ्यूजन में एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन वही अक्षत सब समझ गया था। विराट कुछ पूछता है उससे पहले ही कबीर ने उसे और अमन को एक एक फाइल पकड़ाई और उसे कंप्लीट करने के लिए कहा। विराट और अमन दोनों मुंह बनाकर वो फाइल लिए और अपने अपने केबिन में चले गए। अक्षत जो कि वहीं बैठा हुआ था, वह भी केबिन से जा ही रहा था कि तभी कबीर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। सॉरी यार, कल के लिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, पर तू तो जानता है मैं कितना शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। इतना जल्दी मुझे गुस्सा आ जाता है और फिर मैं पछताता हूँ।
कबीर ने अफसोस से अक्षत को रूम से बाहर जाते देख उसे रोकते हुए उससे कहा, मैंने तुझे कल रात में ही माफ़ कर दिया है, इसलिए तुझे बार बार सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अक्षत ने शांत भाव से कबीर की तरफ देख कर कहा। कबीर तुरंत चेयर पर से उठा और अक्षत के गले लग गया। अक्षत भी मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई। फिर कुछ देर बाद अक्षत वहां से चला गया और कबीर चेयर पर अपना सिर टिकाए हुए किसी गहरी सोच में डूब गया। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में काकू का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसे रह रहकर कबीर की याद सता रही थी। उसे कबीर को लेकर चिंता भी हो रही थी कि अब कबीर ठीक होगा या नहीं। ना जाने क्यों वह बेचैन हो रही थी। वह कबीर के बारे में जानना चाह रही थी, लेकिन वह कबीर को कॉल भी नहीं करना चाहती थी। ऐसे ही करते हुए पूरे दिन बीत गए। सारे लेक्चर अटेंड करने के बाद काकू अदिति, रिया और मानवी के साथ कॉलेज से बाहर आए। तभी वहां कॉलेज के बाहर काकू के सामने एक कार आई, जिस पर कबीर के कार जैसा ही लोगो बना हुआ था। काकून तुरंत सबको बाय बोलकर उस कार में बैठ गई। वही अदिति को लेने के लिए उसका भाई आदित्य आया था। अदिति अपने भाई के साथ चली गई। रिया और मानवी भी वहां से अपने घर चली गई। काकू जिस कार में बैठी हुई थी और ड्राइवर काकू को पीछे सीट पर बैठा हुआ उसे फ्रंट मिरर से देख रहा था, और इस समय उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने तुरंत अपने मोबाइल से किसी को मैसेज किया। काम हो गया है बॉस, बहुत जल्द वह आपके पास होगी। उस आदमी ने किसी को मैसेज लिख उसे सेंड किया और फिर मुस्कुराते हुए गाड़ी को ड्राइव करने लगा। काकुन, जो कि अभी भी कबीर के ख्यालों में डूबी हुई थी, वह उस टाइम के सामने बैठे ड्राइवर के चेहरे पर ध्यान नहीं दे पाती है। वह रहकर अपना मोबाइल चेक कर रही थी कि शायद कबीर का कोई कॉल आया हो, लेकिन कबीर की कोई भी कॉल नहीं आई थी। तभी अचानक उसकी नज़र विंडो से बाहर गई। वह खुद को किसी आउट एरिया की तरफ जाते देख हैरान रह गई। भैया, आप ये किस तरफ से लेकर जा रहे हैं मुझे? इधर से तो विला नहीं पड़ता। काकू ने हैरानी से बाहर की तरफ देखते हुए उस आदमी से पूछा। मैडम, उस रास्ते पर आज एक एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वह रास्ता अभी ब्लॉक कर दिया गया है। इसलिए हम दूसरे रास्ते से आपको लेकर चल रहे हैं। डोंट वरी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, हम लोग टाइम से पहुंच जाएंगे। उस आदमी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के काकुन से कहा। काकुन उस आदमी की बात सुन थोड़ी शांत हो गई और आराम से सीट पर पीछे की तरफ सिर टिकाकर बैठ गई। करीब आधे घंटे बाद उस आदमी ने एक झोपड़ी नुमा घर के सामने कार रोक दी और फिर वो काकुन को बाहर निकलने के लिए बोला। ये कौन सी जगह मुझे लेकर आ गए? मैं चुपचाप से पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दो। मुझे यहाँ नहीं रहना, छोड़ो मुझे और तुरंत लेकर चलो यहाँ से मुझे। काकू ने गुस्से से उस आदमी की तरफ देखकर कहा। वह आदमी काकू की बात सुन गुस्सा हो गया और एक झटके में उसकी कलाई को पकड़ उसे खींचते हुए झोपड़ी नुमे घर के अंदर लेकर गया और वही अंदर एक रूम में ले जाकर उसे धक्का दे दिया। फिर रूम का डोर लॉक कर दिया। इतना तेज से उस आदमी के द्वारा धक्का देने के कारण काकू को चोट लग गई थी। उसके हाथ से छिल गए थे। वो अपने हाथ पैर को देखते हुए रोने लगे। इधर ऑफिस में बैठे हुए ही अचानक कबीर को बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उसका मन किसी चीज में नहीं लग रहा था। कबीर को रह काकू की याद आ रही थी। वह उसे देखना चाह रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो वह तुरंत केबिन से बाहर जाने के लिए निकल गया। करीब 1 घंटे बाद काकू को जिस रूम में रखा गया था, उस रूम का डोर ओपन हुआ और एक लंबा चौड़ा आदमी चलकर रूम में आया। उस आदमी ने चेहरे पर अपने मास्क लगाया हुआ था। उस कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था, जिस कारण वह आदमी काकू को अच्छे से देख नहीं पा रहा था। उसने तुरंत अपने एक आदमी से लाइट ऑन करने के लिए कहा और वही रखे चेयर पर आराम से बैठ गया। जैसे ही वहां की लाइट ऑन हुई, चेयर पर बैठे आदमी की नज़र कमरे के कोने में बैठी काकू के ऊपर गई। काकू की खूबसूरती देख वह आदमी पागल हो रहा था। वह तुरंत अपने चेयर पर से उठा और काकू की तरफ बढ़ने लगा। काकू उस आदमी को खुद की तरफ आता देख बहुत ही ज्यादा घबरा गई। घबराहट के कारण काकू के माथे पर पसीना उभर आया। करीब 1 घंटे बाद काकू को जिस रूम में रखा गया था, उस रूम का डोर ओपन हुआ और एक लंबा चौड़ा आदमी चलकर रूम में आया। उस आदमी ने चेहरे पर अपने मास्क लगाया हुआ था। काकू उसको आदमी देख नहीं पा रही थी। वो सिर्फ उस आदमी की परछाई ही देख पा रही थी, क्योंकि उस पूरे कमरे में बिल्कुल अंधेरा था।
जिस कारण वह आदमी भी काकू को अच्छे से देख नहीं पा रहा था। उसने तुरंत अपने एक आदमी से लाइट ऑन करने के लिए कहा और खुद वही रखे चेयर पर आराम से बैठ गया। जैसे ही वहां की लाइट ऑन हुई, लाइट ऑन होते ही चेयर पर बैठे आदमी की नज़र कमरे के कोने में बैठी काकू के ऊपर गई। काकू की खूबसूरती देख वह आदमी पागल हो रहा था। काकू का दूध जैसा गोरा रंग, उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें, पतले साफ होठ, सब उस आदमी को पागल बना रहा था। काकू को देखकर वो आदमी उसके साथ बहुत कुछ करने के बारे में सोचने लगा। सब कुछ सोचते हुए वह तुरंत अपने चेयर पर से उठा और धीरे धीरे काकू की तरफ बढ़ने लगा। काकू, जो कि पहले घबराई और डरी हुई सी थी, वो उस आदमी को खुद की तरफ आता देख और भी बहुत ही ज्यादा घबरा गई। घबराहट के कारण काकू के माथे पर पसीना उभर आया। देखो, तुम जो कोई भी हो, प्लीज मेरे पास मत आना। काकुन ने घबराते हुए अपने पास आ रहे उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन वह आदमी नहीं माना और वह काकुन की तरफ आगे बढ़ने लगा। काकुन डर से पीछे की तरफ खिसकने लगी। उस आदमी के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल थी। उसकी आंखों में जैसे कोई लालच भरा हुआ था कि जैसे आज वो काकुन को खा जाने वाली हो। काकुन का डर से बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था। वह बहुत ही ज्यादा डर से कांप रही थी। तभी वह आदमी एक झटके में काकुन की तरफ तेजी से बढ़ा और तुरंत काकुन के पैर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे काकुन वही फर्श पर गिर गई। वह आदमी तुरंत काकुन के ऊपर आ गया। काकुन अपने दोनों हाथों से उस आदमी को मारकर दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस आदमी ने तुरंत काकुन के दोनों हाथों को कसकर अपने एक हाथ से पकड़ लिया और उसे बहुत ही तेज से दबाने लगा। काकुन, जिसके हाथों में रूम में धक्का देने के कारण पहले से ही चोट लगा हुआ था, अब उस आदमी के द्वारा ऐसे दबाए जाने से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और दर्द के कारण उसके मुंह से एक दर्द की चीख निकल गई। काकू की चीख सुनकर उस आदमी की हैवानियत अपनी चरम सीमा पर थी। वो आदमी कसकर काकू के गाल पर थप्पड़ मारा, जिससे काकू के होठों के कोने से खून निकलने लगा और अब काकू के आंखों से बहुत ही ज्यादा आंसू बह रहे थे। काकू के चेहरे पर डर के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वह डर से बुरी तरह कांप रही थी और बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह आदमी किसी हैवान की तरह काकू के ऊपर चढ़ा हुआ था। वह आदमी काकू के होठों के करीब जाने लगा। वो काकू के साथ जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगा। तभी धड़ाम ममामा की आवाज से एक झटके में रूम का डोर टूटकर दो टुकड़े में बंट गया। काकू और उस आदमी का ध्यान जैसे ही डोर की तरफ जाता है, वही जहां काकू अपने सामने खड़े इंसान को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, वही उस आदमी के चेहरे की हवाएं उड़ जाती है। अचानक ही उस आदमी के चेहरे पर डर के भाव दिखाई देने लगता है। उस वक्त डोर पर कोई और नहीं, कबीर खड़ा था, जो कि अपने दुश्मनों के लिए अकेले किसी मौत के देवता के समान था। कबीर का चेहरा इस समय इतना ज्यादा कठोर और सख्त था कि कोई भी देखे तो डर जाए। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल थी। वह इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। उसे ऐसे देखकर एक पल के लिए तो काकू भी डर से कांप गई। काकू कबीर को देखते हुए हिम्मत करके धीरे धीरे फर्श पर से उठने की कोशिश करने लगी। उसके हाथ और पैर में चोट लगने के कारण बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। दर्द के कारण उसकी मुंह से आह निकल गई और दर्द के कारण उसका सिर चकराने लगा और वो वहीं फर्श पर बेहोश होकर गिरने लगती है। वह नीचे गिरती उससे पहले ही कबीर जल्दी से आगे बढ़कर काकू को अपनी बाहों में थाम लिया। काकू के हाथों से बहुत खून बह रहा था। वह एक बार अपने खून से भरा हाथ उठाती है और कबीर के गालों पर रखकर उसे प्यार से देखती है और तुरंत ही बेहोशी के कारण उसकी आंखें बंद हो जाती है। काकू के बेहोश होते ही कबीर काकू को कसकर अपने गले से लगा लेता है और प्यार से उसके माथे को चूम लेता है। कबीर को काकू को इस तरह प्यार करता देख वह आदमी गुस्से से पागल हो रहा था। इस समय काकू की ऐसी हालत देखकर कबीर की आंखें भी थोड़ी नम हो गई थी। फिर वह विराट और अक्षत की तरफ देख कुछ इशारा करता है। कबीर का ध्यान दूसरी तरफ होता देख वो आदमी तुरंत अपने पैंट के पीछे वाले पॉकेट से अपना गन निकाल कर तुरंत काकू पर गोली चला दी। मगर इससे पहले कि वो गोली काकू को लगता, कबीर तुरंत काकू को लेकर मुड़ गया और गोली सीधे कबीर के पीठ पर जा लगी। लेकिन कबीर ने कोई रिएक्ट नहीं किया और तुरंत अपने गन से उस आदमी के हाथ पर गोली चला दी। उस आदमी के मुंह से दर्द के कारण चीख निकल गई
और उस आदमी के हाथ से गन नीचे गिर गया। तभी कबीर के सारे गार्ड्स आकर उस आदमी को चारों तरफ से घेर लिए। फिर कबीर ने एक बार उस आदमी की तरफ घूर कर देखा और फिर कबीर तुरंत काकू को अपनी गोद में लेकर अमन के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। कबीर के वहां से जाते ही विराट और अक्षत ने अपने सारे आदमियों से कहकर उस आदमी को पकड़वाकर उसे सीधे अपने गोडाउन ले जाने के लिए कहा और फिर अक्षत और विराट वो दोनों भी वहां से सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल गए। इधर कार में कबीर काकू को अपनी बाहों में लिए हुए ही बैठा था। वह बार बार काकू के चेहरे पर थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काकू पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। उसके हाथ और पैर से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहे थे। हाथ में कई जगह कट के निशान थे और पैर में भी। ये सब देखकर कबीर को उस आदमी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी कबीर की नज़र काकू के चेहरे पर गई, जिस पर उस आदमी के थप्पड़ मारने के कारण उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान थे। ये देखकर तो कबीर का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह ड्राइवर को देखकर जल्दी से गाड़ी को फुल स्पीड में चलाने के लिए कहा और फिर वह काकू को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। इस वक्त कबीर को गोली लगने के कारण उसको भी बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसमें से बहुत खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी कबीर अपने दर्द को तो मानो काकून के सामने बिल्कुल भूल ही गया था। उसकी भी आंखें हल्की हल्की बंद हो रही थी, लेकिन उसने अपनी आंखों को कसकर खोल रखा था। करीब 20 मिनट में ड्राइवर ने गाड़ी को एक बड़े से हॉस्पिटल के सामने रोकी। इस हॉस्पिटल को कबीर ने ही बनवाया था। रास्ते में ही अमन ने हॉस्पिटल में कॉल करके सारे अरेंजमेंट करने के लिए कह दिया था। कार टू रुकते ही कबीर तुरंत काकू को अपनी गोद में लेकर सीधे हॉस्पिटल के अंदर चला गया। जल्दी से स्ट्रेचर लाया गया। फिर कबीर ने तुरंत काकू को उस पर बहुत ही आराम से लिटा दिया और डॉक्टर तुरंत काकू को इमरजेंसी वार्ड में लेकर चले गए। काकून के अंदर जाते ही कबीर कुछ देर तक वहीं वार्ड के बाहर खड़ा रहा। तभी अचानक ही उसकी भी आंखें बंद होने लगी और वह वहीं रखे बेंच की तरफ बढ़ने लगा। तभी कबीर के कदम लड़खड़ाए पर अमन जल्दी से कबीर के पास गया और उसे संभाल कर देखा तो हैरान रह गया। कबीर का पूरा चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था। उसका वाइट शर्ट ज्यादा खून बहने के कारण पूरा लाल हो गया था। अमन घबराकर तुरंत डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर तुरंत आकर कबीर को ओरती में लेकर गए। काकू के अंदर जाते ही कबीर कुछ देर तक वहीं वार्ड के बाहर खड़ा रहा। वो एक टक वार्ड के डोर की तरफ देखे जा रहा था। तभी अचानक ही उसकी भी आंखें बंद होने लगी और वह वहीं रखे बेंच की तरफ बढ़ने लगा। अचानक कबीर के कदम लड़खड़ाए पर अमन जल्दी से कबीर के पास गया और उसे संभाल कर देखा तो हैरान रह गया। कबीर का पूरा चेहरा दर्द के कारण पूरा पीला पड़ गया था। उसका वाइट शर्ट ज्यादा खून बहने के कारण पूरा लाल हो गया था। अमन घबराकर तुरंत डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर तुरंत आकर कबीर को ओटी में लेकर गए। ओटी के बाहर खड़ा अमन लगातार वार्ड की तरफ लगातार देखे जा रहा था। उसे बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी। वह अपने हाथ को सिर पर रखकर घबराहट में बेंच पर बैठा हुआ था। तभी उसके कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा। अमन ने सिर उठाकर देखा तो सामने विराट और अक्षत खड़े थे। उन दोनों को देखते ही अमन तुरंत विराट के गले लग गया। विराट अमन को संभालने के लिए उसकी पीठ को सहलाने लगा, फिर उसे बेंच पर आराम से बिठा दिया। अमन कबीर की हालत देख बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। भले ही वह हमेशा हंसी मजाक करता रहता था, कबीर का मजाक उड़ाता रहता था, लेकिन वो कबीर को बहुत ही ज्यादा मानता था। वह कबीर को अपने बड़े भाई की तरह ही समझता था। अपने सभी दोस्तों में उसका कबीर के साथ कुछ ज्यादा ही जुड़ाव था। वह कबीर के साथ ज्यादा रहता था और कबीर भी उसकी किसी छोटे भाई की तरह बहुत ही ज्यादा केयर करता था। भले ही अमन उसे हमेशा बच्चों की तरह हरकतें कर उसे इरिटेट करता रहता था, लेकिन फिर भी कबीर कभी भी उसे कुछ नहीं कहा। इसलिए आज कबीर की ऐसी हालत देख अमन को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वह अपने इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इस बात को विराट और अक्षत दोनों ही बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए विराट अमन को बार बार संभाल रहा था। लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। अमन जल्दी से दौड़कर डॉक्टर के पास गए। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर, अभी कबीर कैसा है? वह ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? क्या हम हमसे मिल सकते हैं? अमन डॉक्टर के पास जाकर घबराते हुए एक के बाद एक कई सवाल पूछ लिए। रिलैक्स, खुद को संभाले।
हमने मिस्टर राणावत की गोली निकालकर ऑपरेशन कर दिया है। गोली तो ज़्यादा अंदर नहीं गई थी, लेकिन ब्लड काफ़ी लॉस हो चुका है। इस कारण उन्हें अभी ब्लड चढ़ाया गया है। अब उनके होश में आने तक का इंतजार करना होगा। डॉक्टर ने अमन को शांत कराते हुए सबकी तरफ देखते हुए बड़े ही रेस्पेक्टफुली बोले। तो डॉक्टर, आपको क्या लगता है, कबीर को कब तक होश आ जाएगा और हम उससे कब तक मिल सकते हैं? अक्षत ने डॉक्टर की बात सुन उनकी तरफ देखकर उससे पूछा। देखिए मिस्टर जिंदल, हमने अपनी तरफ से पूरा काम कर दिया है। बस मेरे हिसाब से दवा का असर खत्म होते ही मिस्टर राणावत को होश आ जाना चाहिए। हम अभी उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करवाते हैं, तब आप लोग उनसे जाकर मिल सकते हैं, डॉक्टर ने अक्षत की तरफ देखकर कहा, और फिर वह वहां से चले गए। अमन वार्ड के बाहर लगे मिरर से अंदर की तरफ कबीर को देख रहा था। कबीर बेड पर बेहोश लेटा था। दूसरी तरफ एक दूसरे वार्ड में एक लेडी डॉक्टर दो नर्स के साथ काकू का इलाज कर रही थी। उन सब ने काकू के सिर, हाथ और पैर में जहां जहां चोट लगी थी, उन सभी जगह पट्टी कर दिया था। काकू का पैर बहुत ही ज्यादा घायल हो गए थे, जिस कारण वहां पर डॉक्टर ने अच्छे से ड्रेसिंग कर दी थी, लेकिन काकू अभी भी होश में नहीं आई थी। उसके भी काफ़ी ब्लड निकले थे तो उसे ब्लड भी चढ़ा दिया गया था, पर काकू को ना जाने क्यों अभी तक होश नहीं आया था। डॉक्टर जब बाहर आई तब अक्षत, विराट भी उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर, अब कैसी है काकू, क्या उसे होश आ गया है? विराट ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए उनसे पूछा। हमने उनकी अच्छे से ड्रेसिंग कर दी है और दवा भी दे दिया है, पर अभी तक वो होश नहीं आई है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। आई थिंक जल्द ही उन्हें होश आ जाएगा, उस लेडी डॉक्टर ने विराट की तरफ देखकर उससे कहा। फिर वह वहां से दूसरे पेशेंट को देखने के लिए चली गई। कबीर, डॉक्टर के जाने के आधे घंटे बाद तक अंदर वार्ड में काकू अभी भी बेहोश थी। अचानक ही एक तेज चीख के साथ वह होश में आई। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि जैसे उसने कबीर को लेकर कोई बहुत बुरा सपना देखा है। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। उसके चीख की आवाज़ सुनकर बाहर बैठा विराट दौड़कर अंदर आया। इस वक्त कबीर और काकू दोनों का वार्ड बिल्कुल अगल बगल ही था, इसलिए विराट और अक्षत वही बाहर बेंच पर ही बैठे हुए थे। बस अमन कबीर के वार्ड में था। अक्षत ने अदिति को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि वह अदिति को इस कंडीशन में किसी भी तरह से कोई भी गलत बात उसे बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। काकू की चीख सुनकर विराट काकू के वार्ड में गया। वार्ड में जाते ही वहां का नज़ारा देख विराट हैरान रह गया। वह देखा कि काकू के पूरे चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा पसीना था। उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। उसकी सांसें बहुत तेज तेज से चल रहे थे। ये सब देख विराट घबरा गया। मैं जल्दी से वार्ड से बाहर आया। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज़ जल्दी आइए, देखिए क्या हो गया है काकू को। अचानक उसकी इतनी तेज सांसें क्यों चल रही है? आप जल्दी से काकू को चेक करिए। विराट काकू के वार्ड से बाहर आकर तुरंत डॉक्टर को बुलाकर लाया और जल्दी से काकू को चेक करने के लिए कहा। डॉक्टर जल्दी से वार्ड में आए, फिर विराट को बाहर जाने के लिए बोली। विराट बाहर गया तो डॉक्टर ने अच्छे से काकू को चेक की और जल्दी से उसे एक इंजेक्शन लगा दी। कुछ देर बाद डॉक्टर का खून के बाद से बाहर आए। डॉक्टर, अब काकू कैसी है? अभी क्या हो गया था उसे? विराट ने तुरंत डॉक्टर के पास जाकर घबराते हुए उनसे पूछा। शायद अभी इनके साथ जो हादसा हुआ है, वही सब उनके आंखों के सामने वापस से सब आ गया था। इस कारण वह बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और उनका बीपी हाई हो गया था। लेकिन अभी मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, जल्दी ही उन्हें होश आ जाएगा, लेडी डॉक्टर ने विराट की तरफ देखकर बोली। फिर वो लेडी डॉक्टर वहां से चली गई। करीब आधे घंटे बाद काकू की आंखें धीरे धीरे खुली। आंखें खुलते ही वह सब जगह देखने लगी तो उस समय उसके सामने सिर्फ विराट था। विराट ने काकू को होश में आते देखा तो तुरंत डॉक्टर को बुलाकर चेक करने के लिए कहा। डॉक्टर आई और काकू को अच्छे से चेक की। अब ये बिल्कुल ठीक है, बस इनको जो चोटें आई हैं उनको भरने में थोड़ा टाइम लगेगा और इन्हें पैरों पर ज़्यादा दबाव बिल्कुल भी मत देने दीजिएगा। इनके हाथ पैर में बहुत ही ज़्यादा चोट आई है, इसलिए आप लोग थोड़ा अच्छे से इनका केयर करिएगा। डॉक्टर ने काकू को चेक करने के बाद विराट की तरफ देखकर उससे कहा। विराट ने हाँ में अपने सिर हिलाए। फिर डॉक्टर वहां से चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद काकू इधर उधर देखने लगी। काकू की नज़रें सिर्फ कबीर को ढूंढ रही थी।
काकू के होश में आने की खबर सुनकर अक्षत और अमन भी वहां काकू से मिलने के लिए आ गए, लेकिन अभी कबीर उसके सामने नहीं था। यह उसे थोड़ा अजीब लगा। आपके दोस्त कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, वह कहाँ है अभी? क्या वह कहीं बाहर गए हैं? काकू अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाते हुए सबकी तरफ देखकर पूछा। वह अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, तुम उसकी टेंशन मत लो, अभी तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो, विराट ने अपनी नज़रें चुराते हुए काकू से कहा। काकू को विराट को इस तरह नज़रें चुराते देख कुछ गड़बड़ लगा, मानो जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। अमन की आंखें भी थोड़ी नम थी। आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, आप लोग सच सच बताइए कहाँ हैं वो? मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही है, काकू ने सबके चेहरे को देखते हुए तुरंत सबसे पूछा। वह कबीर जब तुम्हें बचा रहा था तभी उसे गोली लग गई है, लेकिन अभी उसकी गोली निकाल दी गई है, अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है, जल्दी ही उसे होश आ जाएगा। अक्षत ने आगे आकर धीरे से काकू की तरफ देखते हुए उससे कहा। काकून को तो अक्षत की कोई और बात सुनाई नहीं दे रहे थे, उसे बस यही सुनाई दे रहा था कि कबीर को गोली लग गई है। वह तुरंत बेड से उठने की कोशिश करने लगी, उसे उठता देख विराट जल्दी से उसे रोका, लेकिन काकू बिल्कुल भी नहीं मानी। तब वह जल्दी से एक व्हील चेयर लाकर विराट और अमन ने काकू को उस पर बैठने में मदद की और फिर उसे अपने साथ लेकर कबीर के वार्ड में गया। काकू जैसे ही कबीर के वार्ड में गई, उसे वहां कबीर बेड पर बेहोश दिखा, उसके एक हाथ में ड्रिप लगा हुआ था। कबीर को इस हालत में देखकर काकू और भी ज्यादा घबराने लगी, घबराहट के कारण उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह कबीर के हाथों को अपने हाथों में लेकर फूट फूट कर रोने लगी। काकू को तो अक्षत की कोई और बात सुनाई नहीं दे रहे थे, उसे बस यही सुनाई दे रहा था कि कबीर को गोली लग गई है। अचानक ही उसके चेहरे पर घबराहट और डर दिखाई देने लगे। विराट और अक्षत काकू के चेहरे के बदलते भाव को देख लेते हैं। इसी घबराहट और डर के कारण काकू तुरंत बेड से उठने की कोशिश करने लगी। उसे उठता देख विराट जल्दी से उसने रोकने के लिए आगे आया, लेकिन काकू किसी की बात को बिल्कुल भी नहीं मानी। तब जल्दी से एक व्हील चेयर लाकर विराट और अमन ने काकू को उस पर बैठने में मदद की और फिर उसे अपने साथ लेकर कबीर के वार्ड में गया। विराट के साथ अक्षत और अमन भी कबीर के वार्ड में गए। कबीर का वार्ड बिल्कुल काकू के बगल वाला ही था, इसलिए वो तुरंत कबीर के वार्ड में पहुंच गए। काकू जैसे ही कबीर के वार्ड में गई, उसे वहां कबीर बेड पर बेहोश दिखा। उसके एक हाथ में ड्रिप लगा हुआ था, कबीर के बैक साइड कंधे पर गोली लगने के कारण वहां पट्टी बंधा हुआ था। कबीर को इस हालत में देखकर काकू और भी ज्यादा घबराने लगी। घबराहट के कारण उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। काकू के चेहरे पर दुख के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। विराट काकू के व्हील चेयर को कबीर के बेड के पास लेकर गया। काकू कबीर के चेहरे को बहुत ही ध्यान से देखने लगी। कबीर का चेहरा पहले से थोड़ा मुरझा गया था, कबीर के होठ भी सूख गए। काकू कबीर को देखते हुए उसके एक हाथों को अपने दोनों हाथों में ले लिया। अब तक काकू ने जो अपने आंसुओं को अपने आंखों में रोक रखा था, वो अब कबीर को ऐसे हालत में देख खुद को और रोक नहीं पाई और कबीर के हाथ को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। आज उसे अपने दिल में बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। सुनिए, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, मुझे पता है कि आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। प्लीज़ उठकर देखिए, आपकी काकू आपके पास आई है। मैं आपको इस हालत में बिल्कुल भी नहीं देख सकती, प्लीज़ उठ जाइए ना। काकू कबीर के हाथों को पकड़कर उसे अपने होठों के पास ले जाकर चुम ली, फिर कबीर की तरफ देख रोते हुए बोली। कबीर को इस हालत में देख काकू बुरी तरह से टूट गई थी। आखिर उसकी जिंदगी में कबीर के अलावा और है ही कौन? एक कबीर ही तो है जिसके लिए वो इस दुनिया में अभी तक जिंदा है। बिना मिले बिना देखे उसने कबीर से प्यार किया, सिर्फ न्यूज़पेपर में उसकी फ़ोटो देखकर पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठी। और उसकी किस्मत का खेल देखो कि जिससे वो दिलो जान से चाहने लगी थी, भगवान ने उसे ही उसका पति बन दिया। और आज जब सब कुछ ठीक हो रहा था तो अचानक से यह हादसा हो गया। अगर कबीर को कुछ हो जाता तो काकू भी जी नहीं पाती। काकू के लिए कबीर ही सब कुछ है, वही उसके जीने की इकलौती वजह है, इसलिए वो कभी भी कबीर को खुद से दूर नहीं कर सकती। भले ही कबीर ने उसे शादी के बाद में एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी काकू ने कबीर से कभी नफरत नहीं कर सकती थी।
चाहे पूरी जिंदगी ही कबीर उसे ना अपनाए, लेकिन फिर भी वह कभी भी कबीर से नफरत नहीं कर पाएगी, क्योंकि कबीर उसका पहला और आखिरी मोहब्बत है। वह मोहब्बत जिसके लिए वह कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहती है। काकू लगातार बस रोए जा रही थी। उसके आंखों से आंसू किसी झरने की तरह गिर रहे थे। काकू को इस तरह से रोता देख अक्षत और विराट वार्ड से बाहर चले गए। अमन तो बिल्कुल भी कबीर को इस हालत में देख नहीं पा रहा था, इसलिए वह पहले ही वार्ड से बाहर चला गया था। आप उठिए ना, देखिए आपकी काकू आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। मैंने आपको माफ़ कर दिया है और मैं आपसे बिल्कुल भी नफ़रत नहीं करती। मैं तो कभी भी आपसे नफ़रत कर ही नहीं सकती। वह तो बस थोड़ी सी नाराज़गी थी, जो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप तो मेरे दिल दिमाग पर छाए हुए हो, जिसे मैं कभी भी दूर नहीं कर सकती। पहले तो आप सिर्फ मेरी मोहब्बत थे, लेकिन अब आप मेरी ज़िंदगी बन गए हैं। काकू कबीर के हाथों को पकड़े हुए बस एक लगातार बोले ही जा रही थी, और उसकी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। मेरी जिंदगी में अगर कोई कुछ मायने रखता है तो वो सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं खो सकती, कभी भी नहीं। काकू रोते हुए एक बार फिर से कबीर से बोली, और फिर धीरे से उठकर कबीर के माथे को प्यार से चूम ली। माथे को चूमने के बाद काकू कबीर के सिर से अपना सिर लगाकर एक बार फिर से रोने लगी। काकू के आंसुओं की धारा कबीर के सिर पर और चेहरे पर गिर गए थे। तभी अचानक से कबीर के हाथों की एक उंगली हल्की सी हिलती है, लेकिन काकू को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, और वह उसी तरह रोते हुए बस बोले ही जा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपसे नफरत कर सकूं, लेकिन मैं चाहकर भी आपसे कभी नफरत नहीं कर सकी। मैं जब भी आपको देखती थी तो मेरी दिल की धड़कनें अपने आप तेज हो जाती थी। उन्हें काबू करना मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन सा था। आप मेरे इस दिल में बसते हैं, जहां से मैं आपको कभी भी निकालने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरी ये धड़कने से आपसे चलती है, आप मेरी धड़कन हो। जिस दिन मेरी धड़कन मुझसे दूर हुई, उस दिन मैं भी जी नहीं पाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि मैं आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। इतना प्यार करती हूँ आपसे जातना इस दुनिया में किसी ने भी आज तक किसी से नहीं किया होगा, समझे आप। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं आपके बिना नहीं जी सकती। सुन रहे हैं आप? अगर आपको कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी। इतना कहकर काकू एक बार फिर से फूट फट कर रोने लगी। काकू के आंसू में रुक ही नहीं रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो आज वह पूरी तरह से टूट गई हो, मानो जैसे आज उसके जीने की वजह ही उसे दूर कर दी गई हो। वो अभी कबीर के सिर से अपने सिर को लगाए हुए ही खड़ी थी। तभी अचानक काकू को अपनी पलकों पर कुछ एहसास हुआ। वह ध्यान दी तो उसे लगा जैसे कबीर का सिर हिल रहा है। जिस पर काकू ध्यान से देखी तो कबीर की पलकें हिल रही थी, और कबीर का एक हाथ काकू के पीठ की तरफ बढ़ रहे थे। फिर कबीर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोला। कबीर का जो चेहरा हमेशा खिला हुआ रहता था, वही इस समय उसका पूरा चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। काकू को जब यह एहसास हुआ तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। अचानक ही कबीर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से अपने दोनों आंखों से बह रहे आंसू को साफ किया, और फिर कबीर के सिर को बहुत ही प्यार से चूम लिया। इस समय काकू के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी, लेकिन जल्द ही काकू के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी, और उसकी आंखें बंद होने लगी। ये देख कबीर घबरा गया। वह अभी कुछ पूछता उससे पहले ही काकू बेहोश होकर वही कबीर के बेड पर बेहोश होकर गिर गई। कबीर का जो चेहरा हमेशा खिला हुआ रहता था, वही इस समय उसका पूरा चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। काकू को जब यह एहसास हुआ तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। अचानक ही कबीर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से अपने दोनों आंखों से बह रहे आंसू को साफ किया, और फिर कबीर के सिर को बहुत ही प्यार से चूम लिया। इस समय काकू के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी, लेकिन जल्द ही काकू के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी, और उसकी आंखें बंद होने लगी। ये देख कबीर घबरा गया। वह अभी कुछ पूछता उससे पहले ही काकू बेहोश होकर वही कबीर के बेड पर बेहोश होकर गिर गई। काकू को इस तरह बेहोश देख कबीर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक काकू को क्या हो गया। वह बड़ी मुश्किल से उठकर काकू को संभालता है। उसे अभी खुद अपने कंधे पर बहुत दर्द हो रहा था। वाइफी, ओपन योर आइज वाइफी। कबीर धीरे धीरे काकू के चेहरे को अपने हाथों से सहलाते हुए बहुत ही प्यार से बोल रहा था।
लेकिन काकून बेहोश हो चुकी थी। वही बाहर खड़े विराट, अक्षत और अमन ने जब कबीर की आवाज़ सुनकर वह तीनों तुरंत वार्ड के अंदर आ गए। पहले तो कबीर को होश में देख वह सभी खुश हुए, लेकिन तभी उनकी नज़र काकुन पर गई, जो कि कबीर के एक हाथ के सहारे बेहोश पड़ी हुई थी। जैसे ही अमन ने काकुन को बेहोश देखा तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया। विराट जल्दी से आगे बढ़कर काकुन को कबीर से थोड़ा दूर किया, तो कबीर तुरंत अपने बेड पर थोड़ा साइड हो जाता है। वह एक वीआईपी वार्ड था, इस कारण इस वार्ड का बेड भी काफी बड़ा था, जिस पर 2 लोग आराम से लेट सकते थे। कबीर के थोड़ा साइड होते ही विराट धीरे काकू को सहारा देकर कबीर के बगल में बहुत ही आराम से लिटा दिया। काकू को बेड पर लिटाते ही उन सब की नज़र काकू की पैरों पर गई। वो देख सभी हैरान रह गए। काकू के पैरों से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा था। वह ब्लड पूरा चारों तरफ फैल गया था। इतना सारा ब्लड देख सभी एक पल को बहुत घबरा गए। अक्षत तुरंत जाकर लेडी डॉक्टर को बुला कर लाया। वह लेडी डॉक्टर तुरंत अक्षत के साथ वार्ड में आई। वह लेडी डॉक्टर काकू के पैरों से बह रहे ब्लड को देखी तो एक पल को हैरान रह गई। फिर वो जल्दी से काकू का अच्छे से ड्रेसिंग कर पट्टी कर दी। फिर काकू को एक इंजेक्शन लगा दी। डॉक्टर, कैसी है मेरी वाइफ? यह अचानक बेहोश क्यों हो गई? कबीर अपनी कमजोर आवाज में डॉक्टर की तरफ देखकर उससे पूछा। कबीर की आवाज में कमजोरी के साथ घबराहट भी था। देखें मिस्टर राणावत, मैंने पहले ही कहा था कि ये अपने पैरों पर बिल्कुल भी भार ना दे। इनके पैर में पहले ही बहुत गहरा घाव लगा था और ये शायद अपने पैर पर काफी देर तक खड़ी हो गई हैं। इस कारण इनका घाव फिर से हरा हो गया, जिससे ब्लड निकलने लगा। बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने और कमज़ोरी के कारण ये बेहोश हो गई हैं। अभी मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दी है, थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे। लेकिन प्लीज़ अगली बार आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा, नहीं तो इनके पैरों का घाव जल्दी भर नहीं पाएगा। उस लेडी डॉक्टर ने कबीर की तरफ देखकर बहुत ही सीरियस होकर कहा। कबीर ने बस इतना ही कहा। वह सोचने लगा कि जब उसे होश आया तो कैसे काकू खड़ी होकर उसके चेहरे को पकड़ के रोए जा रही थी। जरूर काकू बहुत देर तक उसी तरह खड़ी रही होगी। वह कबीर को उस हालत में देखकर अपने दर्द को ही भूल गई थी। इस कारण काकू का इतना ब्लड निकला है। फिर अपने बगल में लेटी अपनी जान को बहुत ही प्यार से देखने लगा और अपने एक हाथ को आगे बढ़ाकर काकू के गाल को बहुत ही प्यार से सहलाने लगा। ठीक हो जाएगी वो, तू उसकी चिंता मत कर। तू बता, तू कैसा है अभी? अमन ने कबीर के कंधे पर हाथ रखकर उससे पूछा। मैं तो तभी ठीक हो सकता हूँ जब ये ठीक हो जाएंगी। अपनी वाइफ को ठीक देखकर मैं अपनी ओर से ठीक हो जाऊंगा यार। कबीर काकू के चेहरे को बहुत ही प्यार से देखते हुए अमन से कहा। मुझे तो लगता है तेरी तबीयत अब और भी ज़्यादा खराब हो गई है। कहीं तुझे तेरे सिर में तो चोट नहीं लग गई है? मुझे तो तेरी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही सीरियस होती नजर आ रही है। विराट ने कबीर की बात सुन थोड़ी परेशानी भरे शब्दों में कहा। ये तू क्या कह रहा है यार? मुझे तो कबीर अब पहले से ठीक लग रहा है। अमन ने विराट की बात सुन थोड़ी परेशानी भरे भाव से कहा। नहीं यार, मुझे तो ये कहीं से भी अपना कबीर लग ही नहीं रहा है। अपना कबीर वो भी इतना अच्छे से तो कभी नहीं बोलता। वो तो हमेशा अपने नाक पर गुस्सा लेकर घूमता रहता है, हमेशा अपना रौब दूसरे लोगों पर चलाता रहता है, सब पर अपनी रौब जमाता रहता है। और आज इतना अच्छे से ये तेरी बातों का जवाब दे रहा है। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। विराट ने अमन की तरफ देखकर उससे कहा। वहीं विराट के बगल में बैठा अक्षत विराट की बातें सुन मुस्कुरा रहा था और कबीर अपनी काली गहरी बड़ी बड़ी आंखों से विराट को घूर कर देखे जा रहा था। तुझे हजम नहीं हो रहा है तो जरूर तेरा हाजमा खराब हो गया होगा। ये बता, तूने आज सुबह क्या खाया था? कहीं मूली के पराठे तो नहीं खाया था तूने? पहले जाकर अपनी हजम गोली खाकर आ। अमन ने तुरंत विराट की बात सुन उसकी तरफ देखकर उससे कहा। ये सुनकर विराट, अक्षत और कबीर तीनों का मन कर रहा था कि वह जाकर किसी दीवार पर अपना सिर दे मारे। वह तीनों एक साथ अमन को अजीब नज़रों से घूर कर देखने लगे। क्या हुआ? अब तुम सब मुझे इससे तरह से क्यों देख रहे हो? हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं हैंडसम हूँ, स्मार्ट हूँ और इंटेलिजेंट भी हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं उस टाइप का लड़का हूँ। मुझे तुम लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है, लड़कों में नहीं, समझे? इसलिए अपनी हवस भरी नज़रों से मुझे मत देखो।
अमन ने एटीट्यूड के साथ अक्षत, विराट और कबीर की तरफ देखकर कहा। अब तो सभी को ऐसा मन कर रहा था कि अमन को ले जाकर किसी दूसरे ग्रह में छोड़कर आ जाए। फिर तीनों ने अपने सिर को झटक कर वापस से इधर उधर देखने लगे। अचानक अक्षत के मोबाइल पर किसी का मैसेज आया। वह मैसेज पढ़ते ही अक्षत की भवें सिकुड़ गई। वह तुरंत बिना वक्त गवाए सोफे पर से उठकर खड़ा हो गया। ऐसे अचानक अक्षत के उठने से सभी की नज़रें उस पर चली गई। वह मेरा कोई अर्जेंट काम है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। अक्षत ने सबकी नज़रें खुद की तरफ देखता हुआ पाकर उसने शांत भाव से कहा, फिर बिना किसी की तरफ देखे तुरंत वार्ड से अपने तेज कदमों से बाहर चला गया। विराट और अमन को थोड़ा अजीब लगा। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ एक बार देखा, फिर अमन ने ही अपने कंधे उसका दिए। वही कबीर सब कुछ समझ गया था। अचानक अक्षत कहाँ गया है, उसके पास किसका मैसेज आया था, ये सब आपको अगले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। फिर कबीर अपनी काकू को प्यार से देखने लगा। अब बस कर, कितना देखेगा तू, उसे देखकर ही नज़र लगा देगा क्या? एक तो बेचारी वैसे ही इतनी बीमार घायल है, ऊपर से तू अपनी हवस भरी नज़रों से उसे देख रहा है। अमन ने कबीर को काकू की तरफ लगातार देखता हुआ पाकर उससे कहा। विराट तो समझ गया कि अब अमन कबीर के गुस्से से नहीं बचने वाला। उसे लगा कि कहीं अमन के साथ वह भी ना पिस जाए, इसलिए चुपचाप से वार्ड से बाहर जाने में ही अपनी भलाई समझी और तुरंत वार्ड से बाहर चला गया। अब वार्ड में सिर्फ अमन कबीर के सामने था, लेकिन ये बात अमन को नहीं पता था कि विराट जा चुका है। अमन की ऐसी बातें सुन कबीर को बहुत तेज गुस्सा आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी के अभी जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। कबीर ने गुस्से से तिलमिलाते हुए अमन की तरफ घूर कर देखते हुए कहा। क्या यार, यही दोस्ती, यही याराना, लड़की मिली तो छोड़कर जाना। बेवफा कहीं का, मैं सही कह रहा हूं ना विराट? अमन में कबीर की तरफ देखकर उससे कहा। फिर विराट को देखने के लिए पीछे मुड़ा तो वहां विराट उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। अब तो अमन की हालत खराब हो गई। वह समझ गया कि विराट यहां से पहले ही जा चुका है। तभी उसकी नज़र कबीर पर गई। कबीर उसे अपनी जलती हुई आंखों से घूरा। उसको इस तरह से घूरता हुआ पाकर अमन ने पहले कबीर को अपने दांत दिखाकर हल्का सा हंसा, फिर तुरंत 1 मिनट गवाए बिना तुरंत वहां से 9-2-11 हो गया। अरे मेरा मतलब भाग गया। सबके जाने के बाद अब वार्ड में सिर्फ कबीर और काको थे। कबीर एक बार फिर से अपनी नज़रें काको की तरफ किया और अपनी प्यार भरी नज़रों से उसे देखने लगा। कबीर की नज़रों में इस वक्त काको के लिए बेशुमार प्यार दिखाई दे रहा था। वह धीरे से काको के चेहरे को प्यार से सहलाने लगा। उसे वह सब बातें याद आने लगी जब काको कबीर से अपने दिल की बातें कह रही थी। कबीर उस समय थोड़ा थोड़ा होश में आ गया था, इसलिए उसने काको की कुछ बातें सुन ली थी। वह सब सोचकर कबीर के चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ गई। तभी अचानक कबीर की नज़रें काको के हाथ और पैर पर लगे चोटों पर गई, जिससे उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसकी आंखें अंगारे बरसने लगे। गुस्से से उसने अपने हाथों की मुट्ठी। सबके जाने के बाद अब वार्ड में सिर्फ कबीर और काको थे। कबीर एक बार फिर से अपनी नज़रें काको की तरफ किया और अपनी प्यार भरी नज़रों से उसे देखने लगा। कबीर की नज़रों में इस वक्त काको के लिए बेशुमार प्यार दिखाई दे रहा था। वह धीरे से काको के चेहरे को प्यार से सहलाने लगा। उसे वह सब बातें याद आने लगी जब काको कबीर से अपने दिल की बातें कह रही थी। कबीर उस समय थोड़ा थोड़ा होश में आ गया था, इसलिए उसने काको की कुछ बातें सुन ली थी। वह सुना था कि काको उसे उठाने की कोशिश कर रही थी और उसे उठाने की कोशिश करते हुए उससे अपने दिल की बात भी कह रही थी। वह सब सोचकर कबीर के चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ गई। उसके मन में जो डर था कि काको उससे नफरत करती है और कहीं इस नफरत के कारण कहीं वो उससे हमेशा के लिए दूर ना हो जाए, वह डर अब उसके मन से दूर हो गया था। काको के दिल की बात को जानकर कबीर अब बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा था। उसे अपने अंदर जो डर था वह अब खत्म हो गया था। वाइफी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज तुम्हारे दिल की बातें सुनकर मुझे कैसा फील हो रहा है। मेरा मन तो झूमने का कर रहा है और साथ ही तुम्हें बहुत सारा प्यार करने का भी कर रहा है। बस अब जल्दी से तुम होश में आ जाओ। अब मैं तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं दूंगा और ना ही कभी किसी परेशानी को तुम्हारे करीब आने दूंगा। यह वादा है कबीर सिंह राणावत का अपनी वाइफ से। कबीर काको के चेहरे को प्यार से देखते हुए उससे कहा।
और फिर वह नीचे झुककर काकू के माथे को चूम लिया। उसके चेहरे की चमक उसके मन की खुशी को साफ बता रहे थे कि अभी उसे कितना अच्छा फील हो रहा है। वह अपने सारे दर्द को भूल गया था। काकू को अपने इतने करीब पाकर उसे एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। एक ऐसी खुशी जो लफ्जों में बयां नहीं की जा सकती। एक ऐसी खुशी जिसकी कोई सीमा ना हो। एक ऐसी खुशी जिसके सामने दुनिया की सारी खुशियां बेकार है। कबीर अभी काकू को देखकर मुस्कुरा ही रहा था कि तभी अचानक कबीर की नज़रें काकू के हाथ और पैर पर लगे चोटों पर गई, जिससे उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसकी आंखें अंगारे बरसने लगे। गुस्से से उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। कबीर को उस आदमी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसके कारण आज उसकी प्यारी वाइफ को इतना दर्द सहना पड़ रहा था। वह काकू को इस तरह देखकर अपने मन ही मन ये डिसाइड करता है कि वह उस इंसान को ऐसी सजा देगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। उसे ऐसी मौत देगा कि वह दोबारा जन्म लेने से पहले 1000 बार सोचेगा। दूसरी तरफ अक्षत हॉस्पिटल के बाहर आकर सीधे अपने विला के लिए निकल जाता है। करीब आधे घंटे में वह अपने विला के सामने था। वह तुरंत अपनी कार से बाहर आता है और अपने लंबे लंबे कदमों को बढ़ाते हुए विला के अंदर पहुंचता है। वहां का नज़ारा देख अक्षय हैरान रह जाता है। वहां एक लड़की अदिति को थप्पड़ मारने के लिए अपने हाथ उठाती है और बिना देरी किए वो एक थप्पड़ खींचकर उसके गाल को मार देती है। उस थप्पड़ के कारण अदिति नीचे गिरने ही वाली होती हैं, लेकिन तभी अक्षत दौड़ कर जाता है और अदिति को अपनी बाहों में संभाल लेता है। अदिति जो कि नीचे गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, वो जब खुद को किसी बाहों में महसूस करती है तब वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने अक्षत को देख उसकी आंखों में रुके हुए आंसू उसके आंखों से निकलकर उसके गालों पर लुढ़क आते हैं। वही अक्षत के चेहरे पर भी अदिति को लेकर चिंता और परवाह साफ दिखाई दे रहा था। अक्षत जैसे ही अदिति के आंखों से बह रहे आंसुओं को देखता है, तब उसे ये बर्दाश्त नहीं होता। उसे अपने सीने में एक अलग सा कुछ टूटता हुआ सा महसूस होता है। फिर अक्षत तुरंत अदिति को अपने सीने से लगा लेता है और सामने खड़ी लड़की को घूर कर देखने लगता है। उसकी आंखों में इस वक्त अपने सामने खड़ी लड़की के लिए बेइंतहा गुस्सा दिखाई दे रहा था, जिसे वह लड़की भी साफ देख पा रही थी। अब उस लड़की को भी अंदर ही अंदर अक्षत को गुस्से से डर लगने लगा था। अक्षत की आंखें ही काफ़ी थी किसी को भी डरा देने के लिए, जैसा कि इस वक्त उस लड़की के साथ हो रहा था। आइए बात सबको बताते हैं कि ये लड़की कौन है जो कि अक्षत और अदिति के जिंदगी में तूफान बनकर आई है। ये लड़की नताशा सहगल है, अक्षत के डैड के खास फ्रेंड अधिराज सहगल की इकलौती बेटी। अधिराज सहगल भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। अधिराज सहगल ने अपनी बेटी नताशा को बड़े ही लाड प्यार से बड़ा किया है। अधिराज सहगल अपनी बेटी की सारी फरमाइशें पूरी करते हैं, जिस कारण उनकी बेटी बहुत ही ज़्यादा घमंडी और एटीट्यूड में रहती है। वह हमेशा अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती। उसे लगता था कि दुनिया में वह जो चाहे सब कुछ हासिल कर सकती है, क्योंकि उसके पापा के पास पावर और बहुत पैसे हैं, जिसके बल पर वह किसी को भी झुका सकती है। अक्षत के डैड और नताशा के डैड दोनों ने मिलकर उन दोनों के रिश्ते को तय किया था, लेकिन अक्षत ने इस रिश्ते से साफ मना कर दिया था। पर नताशा किसी भी हाल में अक्षत को अपना बनाना चाहती थी, इसलिए वह अक्सर अक्षत से मिलने के लिए उसके ऑफिस पहुंच जाती, लेकिन अक्षत हमेशा उससे दूरी बनाकर ही रखता। अक्षत ने आज सुबह ही अदिति को अपने आदमियों से कहकर उसे विला बुलवा लिया था, क्योंकि अदिति अपने अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेली थी। आदित्य अपने किसी बिजनेस से रिलेटेड जरूरी काम से अचानक आउट ऑफ स्टेशन रात में ही चला गया था, जिस कारण अक्षत को अदिति की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी। खैर अदिति आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इतने दिनों से अक्षत के साथ रहते रहते अदिति को अब उसकी आदत सी हो गई थी, इसलिए वह खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाई और आज नताशा भी अक्षत से मिलने के लिए यहाँ आ जाती है। अदिति को यहाँ देखकर उसका पारा हाई हो जाता है। उसे लगता है कि यह लड़की जानबूझकर उसके अक्षत को अपना बनाने के लिए यहाँ आई है। बस इसी चक्कर में उसकी अदिति से बहस हो जाती है और गुस्से में नताशा अपने एटीट्यूड के कारण अदिति पर हाथ उठा देती है। जैसे ही नताशा अपने सामने अक्षत को देखती है, वह हैरान रह जाती है और साथ ही में अक्षत के गुस्से से भरे चेहरे को देखकर उसे अंदर ही अंदर डर लगने लगता है।
वह हमेशा अक्षत के सामने खुद को बहुत ही भोली भाली और बहुत ही सीधी सादी लड़की दिखाने की कोशिश करती थी, और वह एक बार फिर से खुद को इनोसेंट दिखाने के लिए प्लान करने लगी। अब वह अपने खुराफाती दिमाग में कुछ चाल चलने के बारे में सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अच्छा हुआ अक्षत तुम आ गए, देखो ना कि ये लड़की ना जाने कहाँ से तुम्हारे विला पर आ गई है। और जब मैंने उसे यहाँ से जाने के लिए कहा, तब ये यहाँ से जाने से साफ मना कर रही थी और मुझसे बदतमीजी करने लगी। इसने तो मुझे कई बार धक्का देकर बाहर तक निकालना चाहा, इसलिए अंत में गुस्से के कारण मेरा हाथ इस पर उठ गया। वरना तुम तो जानते हो ना अक्षत कि मैं ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूं जो किसी के सामने अपने पैसों का रौब दिखाकर उसे नीचा दिखाऊं। नताशा खुद को बहुत ही मासूम बनते हुए अक्षत की तरफ देखकर उससे कहा, और फिर रोने का नाटक करने लगी। अगर अभी कोई उसे देखता तो उसके इस नाटक को सच समझ लेता, लेकिन अक्षत ने तो खुद सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, और वह पहले से ही नताशा के बारे में सब कुछ अच्छे से जानता था। वह अच्छे से जानता था कि नताशा कितनी घमंडी लड़की है। वही अदिति और घर के सारे सर्वेंट भी नताशा का ये नाटक देख हैरान थे। अक्षत बिना कुछ बोले नताशा को इग्नोर कर अदिति को अपनी बाहों में लिए हुए ही सोफे पर उसे अच्छे से बिठाता है और खुद भी वहीं उसके बगल में बैठ जाता है। नताशा ये सब कुछ देख रही थी। उसे इस वक्त अदिति को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और नफरत हो रही थी। नताशा फिर से अक्षत के सामने खुद को अच्छी साबित करने के लिए अदिति को उल्टा सीधा बोलने लगी। अक्षत जो चुपचाप कब से नताशा की बकवास बातें सुन रहा था, अब उसके सब्र का बांध टूट गया। अब वह अपने अदिति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। गेट लॉस्ट नताशा, आई सेड गेट लॉस्ट। अगर एक सेकंड के लिए भी तुम यहाँ रही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अक्षत ने गुस्से से दांत पीसते हुए नताशा की तरफ देखकर उससे कहा। नताशा अभी कुछ और बोलने ही वाली थी, लेकिन अक्षत की गुस्से से लाल आंखें देख वह डर गई और अदिति की तरफ नफरत से देखने लगी, और फिर गुस्से से अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। नताशा के जाने के बाद अदिति सोफे पर से उठकर जाने लगी, पर तभी अक्षत ने उसके हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे अदिति सीधे अक्षत के गोद में जाकर गिरी। फिर अक्षत प्यार से अदिति को देखने लगा। जैसे अक्षत ने अदिति के गाल को प्यार से छुआ, अदिति के मुंह से एक आह निकल गई। ये सुन अक्षत घबरा जाता है। जब वो अदिति के गाल की तरफ देखता है, तब वो हैरान रह जाता है। नताशा के थप्पड़ मारने के निशान अदिति के गाल पर थे। ये देख अक्षत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह जल्दी से अपने एक सर्वेंट की तरफ देख तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स लाने का इशारा किया। वो सर्वेंट जल्दी से जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लाया, तो अक्षत उसमें से एक ऑइंटमेंट लेकर अदिति के चेहरे पर लगाने लगा। दूर रहे मुझसे और जाए अपनी गर्लफ्रेंड के पास। यहाँ मेरे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ मेरे साथ रहकर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, समझे? और यह मेरी परवाह करने का दिखावा किसी और को दिखाइए, मुझे नहीं। अदिति ने अक्षत के हाथ को झटक कर गुस्से से अक्षत की तरफ देखकर कहा। अक्षत अदिति की बात सुन हैरान रह गया और वह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। इधर हॉस्पिटल में काकू को धीरे धीरे होश आने लगा था। ये देख कबीर खुश हो गया। वह तुरंत काकू के चेहरे को अपने हाथों में भर लेता है और प्यार से उसके गाल को सहलाकर उसे देखने लगता है। काकू को देखते हुए कबीर की आंखों से एक बूंद आंसू काकू के चेहरे पर गिरता है। काकू के भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। कबीर जल्दी से काकू के बह रहे आंसुओं को साफ करता है और फिर तुरंत बिना एक पल भी गवाए काकू के होंठों पर अपने होंठ रख उसे बहुत प्यार से चूमने लगता है। इधर हॉस्पिटल में सबके जाने के बाद अब सिर्फ कबीर और काकू ही थे। कबीर तो बस एक टक काकू के सुंदर चेहरे को ही देखे जा रहा था। उसके आंखों में काकू के लिए चिंता, परवाह के साथ बेपनाह मोहब्बत दिखाई दे रहा था। करीब आधे घंटे बाद काकू को धीरे धीरे होश आने लगा था। ये देख कबीर खुश हो गया। काकू को होश में आता देख कबीर का चेहरा खुशी से चमक उठा। कबीर काकू के सुंदर चेहरे को देखते हुए उसके चेहरे की तरफ धीरे से बढ़ने लगा। वो तुरंत काकू के छोटे से चेहरे को अपने बड़े से हाथों में भर लेता है और प्यार से उसके गाल को सहलाकर उसे बहुत ही प्यार से देखने लगता है। कबीर की आंखें इस वक्त थोड़ी नम थी। काकू को देखते हुए कबीर की आंखों से एक बूंद आंसू काकू के चेहरे पर गिरता है।
काकू खुद के चेहरे पर कबीर के आंसू को महसूस करते ही उसकी आंखें एक पल के लिए बंद हो गई। आंखें बंद करते ही काकू के भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। कबीर जल्दी से काकू के बह रहे आंसुओं को साफ करता है, फिर अपने आंखों से उसे चुप रहने का इशारा करता है। काकू को कबीर का खुद के लिए इतना प्यार महसूस कर उसे मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। इस खुशी के कारण काकू के मुरझाए और पीले पड़ गए चेहरे पर अपने आप एक हल्की मुस्कान आ जाती है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में बस देखे जा रहे थे। दोनों इस वक्त बिना कुछ बोले बस अपने आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद कबीर धीरे से झुककर काकू के माथे पर अपने होठ रख उसे चूम लेता है, जिससे काकू की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। काकू की बंद आंखों को देख कबीर उसके दोनों बड़ी बड़ी आंखों को चूम लेता है। उसके बाद काकू धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो कबीर काकू के दोनों साफ मुलायम गालों को चूम लेता है। कबीर फिर धीरे धीरे काकू के होठों की तरफ अपने होठ ले जाने लगता है, लेकिन वो काकू के होठों के बिल्कुल करीब पहुंचकर रुक जाता है। काकू जिसकी नज़रें कबीर पर ही टिकी हुई थी और वो कबीर के प्यार भरे एहसास को महसूस ही कर रही थी, वो जब कबीर को उसके होठों की तरफ बढ़ते हुए देखती है तो उसे अपने मन में एक ही खुशी महसूस हो रही थी। लेकिन कबीर के ऐसे अचानक रुकने से वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो अपनी नज़रें कबीर की तरफ करती है, तब उसे महसूस होता है कि कबीर उसी की तरफ ही देख रहा था। कबीर काकू की आंखों में इस तरह से देख रहा था जैसे वो काकू से उसे किस करने के लिए इजाज़त मांग रहा हो। पहले तो काकू को कबीर का इस तरह से इजाज़त मांगना थोड़ा अजीब लगा, पर जल्द ही उसे कबीर का इस तरह उसकी परमिशन लेना अच्छा लगा। वह तुरंत अपनी पलकें झपकाकर कबीर को अपनी इजाज़त दे देती है। जैसे ही काकू की तरफ से कबीर को उसकी मिलती है, कबीर के आंखें खुशी से चमक उठती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे को उसकी फेवरेट चॉकलेट मिल गई हो। और फिर कबीर तुरंत बिना एक पल भी गवाए काकू के सफ़ेद पड़ गए मुरझाए होंठों पर अपने पतले होंठ रख उसे बहुत प्यार से चूमने लगता है। कबीर काकू के होठों को बहुत ही सॉफ्टली चूम रहा था। काकू को कबीर का इस तरह से उसके होठों को सॉफ्टली चूमना बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। उसे अपने दिल में एक अजीब सी खुशी मिल रही थी जिससे वह अपने लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती थी। कुछ ऐसे ही खुशी कबीर को भी अपने दिल में महसूस हो रहा था। धीरे धीरे कबीर के सॉफ्ट किस पैशनेट किस में बदलने लगे। कबीर अपनी आंखें बंद करके काकू के होंठों पर अपने होंठ रख बहुत ही फैशन के साथ किस करने लगा। इस किस में कबीर का प्यार और माही के लिए कबीर की तड़प साफ महसूस हो रही थी। कबीर बहुत ही सॉफ्टली और पैशन के साथ काकू के होठों को चूम रहा था। काकू भी अपनी आंखें बंद करके कबीर के प्यार को महसूस करने लगी। आज उसे फिर से एक अलग सी खुशी और एक अलग ही एहसास महसूस हो रहा था, जो उसे पहली बार कबीर के मिलने पर महसूस हुआ था। उसे कबीर का प्यार बहुत ही ज़्यादा सुकून पहुंचा रहा था। यही तो काकू को चाहिए था अपनी ज़िंदगी में, उसका प्रिंस चार्मिंग उससे बेइंतहा मोहब्बत करें। अचानक कबीर की आंखों से खुशी के आंसू बहकर काकू के गालों पर लुढ़क गए। यह महसूस करते ही काकू के दिल में हलचल सी होने लगी और उसकी आंखें भी खुशी से थोड़ी नम हो गई। इस समय दोनों के दिल में बस एक ही अरमान थे कि ये समय बस यहीं पर रुक जाए और वह दोनों हमेशा एक दूसरे को इसी तरह किस करते रहे। उनके बीच के ये जो प्यार भरे पल हैं वह कभी खत्म ही ना हो। कुछ देर बाद काकू भी धीरे धीरे कबीर की होठों पर हल्के हल्के किस करने लगी। काकू ने अपने दोनों हाथ धीरे धीरे कबीर के बालों में डालकर उसके बालों को सहलाने लगी। कबीर को काकू का ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करा रहा था। वो अब और भी ज़्यादा पैशन के साथ काकू को किस करने लगा। दोनों ही एक दूसरे को किस करके अपना अपना प्यार जता रहे थे और दोनों ही एक दूसरे के प्यार को महसूस भी कर पा रहे थे, जिससे उनके दिल में एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। दोनों ही इस समय पूरी दुनिया से बेखबर एक दूसरे में खोए हुए थे, क्योंकि उन्होंने आज अपने प्यार को पाया था और यह एहसास बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। कबीर द्वारा किए जा रहे किस में खोए हुए ही काकू के हाथ अपने आप कबीर कंधे पर चले गए। पर जैसे ही काकू के हाथ कबीर के कंधे और उसके बैक पर अपनी पकड़ बनाने लगे, तुरंत ही कबीर के मुंह से एक आह निकल गई। कबीर के मुंह से आह सुनकर काकू बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और वह तुरंत अपना हाथ पीछे कर ली। कबीर भी तुरंत काकू के होठों को धीरे से छोड़कर उसके बगल में लेट गया
कबीर के बैग पर जो गोली लगी हुई थी, काकू ने गलती से उसी जगह पर अपने हाथ रख दिए थे, जिस कारण कबीर को बहुत तेज से दर्द महसूस हुआ। क्या हुआ, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? काकू घबराए हुए कबीर की तरफ देखकर उससे तुरंत पूछा। कबीर काकू की आंखों में खुद के लिए फिक्र और घबराहट साफ देख पा रहा था। उसे काकू के आंखों में खुद के लिए इतनी फिक्र करना बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। मैं ठीक हूँ वाइफी, तुम परेशान मत हो, कबीर ने धीरे से अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में काकू से कहा। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला मेरे हाथ कब वहां पहुंच गए, मुझे ध्यान देना चाहिए था। काकू ने अपनी रुआंसी आवाज में कबीर की तरफ देखकर उससे कहा। काकू की आंखें नम हो गई थी और उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। कबीर ने तुरंत काकू के आंखों से बह गए आंसुओं को साफ किया और फिर तुरंत काकू को अपने सीने से लगा लिया। काकू भी खुशी से कबीर के सीने से लग गई। इस वक्त दोनों को ही एक अलग ही सुकून और शांति का एहसास हो रहा था। अक्षत का विला। अदिति अभी भी अक्षत के गोद में गुस्से से बैठी हुई थी। वो बार बार खुद को कबीर से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वो जितना खुद को अक्षत से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, अक्षत की पकड़ उस पर कसती ही जा रही थी। छोड़िए मुझे, मैंने आपसे कहा ना कि आप जाए अपनी गर्लफ्रेंड के पास, यहाँ रहकर अपना समय मत बर्बाद करिए, फिर भी आप यही बैठे हैं। अदिति ने गुस्से से अक्षत की तरफ देखकर उससे कहा और फिर वापस से खुद को उससे छुड़ाने लगी, लेकिन अक्षत अभी भी अदिति को उसी तरह अपनी बाहों में पकड़े हुए बैठा था। वो बस एक टक अदिति के गुस्से से लाल हो गए चेहरे को ही देख रहा था। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और क्या कहा गर्लफ्रेंड के पास जाने को? तो वही तो हूँ मैं, अपनी गर्लफ्रेंड के पास, उसे ही तो अपनी बाहों में लेकर बैठा हूँ। अक्षत ने अदिति को खुद के बिल्कुल करीब लाकर उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहा। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा, जबकि आपकी शादी पहले से ही उस लड़की के साथ तय हो चुकी है? आपकी उस गर्लफ्रेंड ने मुझे सब कुछ बता दिया कि आप दोनों की शादी फिक्स हो चुकी है और जल्दी शादी भी होने वाली है। आप सिर्फ इस बच्चे के कारण मेरे से जुड़े हैं। जाए अपनी नताशा के पास और उसी से शादी करके बच्चे पैदा करिए, और प्लीज़ बख्श दीजिए मुझे आपकी मिस्ट्रेस बनने का कोई शौक नहीं है और ना ही आपके लिए टाइम पास बनना है मुझे। अदिति ने थोड़ा दुखी होकर अक्षत की तरफ देखकर उससे कहा। अब उसकी आंखें नम हो गई थी। क्या कहा टाइम पास? अगर मुझे टाइम पास ही करना रहता तो मुझे बहुत सी लड़कियां मिल जाती, और वो भी तुमसे कई गुना ज्यादा अच्छी और सुंदर। एक बार अगर अक्षत जिंदल चाह जाए तो किसी को भी अपने बेड तक ला सकता है, तुम्हें लाना कौन सी बड़ी बात है? अक्षत में गुस्से से अदिति के गालों को कसकर पकड़ते हुए उससे कहा। अक्षत की बात सुनकर अदिति की आंखों से आंसू गिरने लगे। अदिति की आंखों से बह रहे आंसुओं को देख अक्षत को अपने दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ और उसकी पकड़ अदिति के गालों पर ढीली हो गई। ऐसा होते ही अदिति ने तुरंत अक्षत को खुद से छुड़ाया और उठकर जाने लगी। अदिति के कानों में सिर्फ अक्षत की कही बातें ही गूंज रही थी। वो 2 कदम ही चली थी कि अचानक ही उसका सिर बहुत तेज घूमने लगा और चक्कर खाकर नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी अचानक अक्षत के 2 मजबूत हाथों ने अदिति को थाम लिया। अदिति अपनी अध-खुल आंखों से अक्षत को देखी और फिर उसकी आंखें बंद हो गई। अदिति को इस तरह से बेहोश देख अक्षत खबर आ गया। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। अक्षत के चेहरे पर इस वक्त घबराहट के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वह अदिति को किसी भी हाल में दुखी या परेशान नहीं देख सकता था। अक्षत अदिति के गालों को थपथपाकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अदिति की आंखें नहीं खुली। अदिति को होश में ना आते देख अक्षत की घबराहट और भी बढ़ने लगी। अदिति अपनी अध खुली आंखों से अक्षत को देखी और फिर उसकी आंखें बंद हो गई और अदिति बेहोश हो गई। अदिति को इस तरह से बेहोश देख अक्षत खबर आ गया। अचानक ही उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। अक्षत के चेहरे पर इस वक्त घबराहट के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वह अदिति को किसी भी हाल में दुखी या परेशान नहीं देख सकता था। अक्षत अदिति के गालों को थपथपाकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अदिति की आंखें नहीं खुली। अदिति को होश में ना आते देख अक्षत की घबराहट और भी बढ़ने लगी। एक पल के लिए तो अक्षत का दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद ही जैसे ही उसे होश आया, वो तुरंत अदिति को अपनी बाहों में उठाकर रूम में लेकर गया। फिर अदिति को इतने आराम से बेड पर लिटा दिया जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो, और जल्दी से अपने असिस्टेंट को कॉल कर डॉक्टर को विला पर आने के लिए कहा।
अक्षत अदिति के पास बैठकर बहुत ही ध्यान से उसे देखने लगा। वह उसके चेहरे को बड़े प्यार से सहला रहा था। अक्षत उस समय को याद करने लगा जब वह हॉस्पिटल में सबके साथ बैठकर बात कर रहा था और उसके मोबाइल पर उसके विला के एक गार्ड का मैसेज आया था। उस मैसेज में नताशा का उसके विला पर आने की बात थी। जैसे ही अक्षत ने वह मैसेज पढ़ा, वह तुरंत अदिति के लिए घबराने लगा, क्योंकि वह नताशा के बिहेवियर के बारे में बहुत अच्छे से जानता था कि वह कितनी घमंडी लड़की है। वह अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते, जरूर वह अदिति को हाथ देखकर गुस्सा हो जाएगी, फिर उसके साथ कुछ बुरा कर सकती है। ये सब अपने मन में सोचते हुए अक्षत तुरंत वहां से निकल गया। वह पूरे रास्ते डरते हुए आया था। रास्ते भर उसे अदिति को लेकर बहुत बुरा ख्याल आ रहा था। जैसे वो विला पहुंचा, उसने नताशा को अदिति को थप्पड़ मारते हुए देखा। उस वक्त उसकी सांसें ही अटक गई थी। उसे तो ऐसा लगा जैसे आज वह अपनी अदिति और अपने बच्चे दोनों को हमेशा के लिए खो देगा। लेकिन भगवान का शुक्र था कि सही समय पर आगे बढ़कर वह उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। अगर मैं उस वक्त नहीं आता, तब न जाने मेरी अदिति का क्या होता। अक्षत अदिति के चेहरे को प्यार से देखते हुए खुद में बोला। उसे अब नताशा से बहुत ही ज्यादा नफरत हो गई थी। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी अदिति पर हाथ उठाने की। अब वह नताशा को उसकी सजा देने के लिए तैयार था। वह नताशा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। अभी अक्षत अदिति के पास बैठकर उसको देख ही रहा था कि तभी वहां पर अक्षत का असिस्टेंट एक लेडी डॉक्टर को लेकर आया। अक्षत ने तुरंत उन्हें अंदर आने के लिए कहा। अक्षत ने लेडी डॉक्टर को अदिति की तरफ दिखाते हुए उसे चेक करने का इशारा किया। लेडी डॉक्टर ने अक्षत को रूम से बाहर जाने के लिए कहा। फिर वह लेडी डॉक्टर रूम को लॉक कर अदिति को अच्छे से चेक करने लगी। बाहर खड़ा अक्षत अदिति को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान था। कुछ देर बाद डॉक्टर रूम से बाहर आई। डॉक्टर के चेहरे पर कुछ चिंता के भाव थे। क्या हुआ डॉक्टर, मेरी अदिति ठीक तो है ना? वो ऐसे अचानक बेहोश क्यों हो गई थी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? अक्षत तुरंत उस लेडी डॉक्टर के पास जाकर घबराहट से पूछा। देखिए मिस्टर जिंदल, इनके बेहोश होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि कोई बात है जो इन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, और अगर यही चलता रहा तो इसका असर उनकी बेबी पर भी पड़ेगा, और कहीं ऐसा ना हो कि फिर हम आपके बच्चे को बचा पाए। डॉक्टर ने थोड़ी चिंता के साथ अक्षत की तरफ देखकर कहा। अक्षत डॉक्टर की बात सुन बहुत ही ज्यादा घबरा गया। उसके चेहरे पर टेंशन की लकीरें दिखाई देने लगी। मिस्टर जिंदल, अभी तो मैंने उन्हें दवा दे दिया है, जिससे अभी वो आराम कर रही हैं। इन्हें सुबह तक आराम करने दीजिएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इनका पूरा अच्छे से ध्यान रखें और पूरी कोशिश करें कि इन्हें किसी भी बात का बिल्कुल भी टेंशन ना हो। जितना हो सके ज़्यादा इन्हें खुश रखने की कोशिश करिए। उस डॉक्टर ने वहां से जाने से पहले अक्षत की तरफ देखकर उससे कहा, और फिर वहां से चली गई। डॉक्टर के साथ अक्षत का असिस्टेंट भी वहां से चला गया। उसके बाद अक्षत रूम में आया और अदिति के बगल में वही बेड पर ही बैठ गया और प्यार से उसके चेहरे को निहारने लगा, फिर उसके बालों को सहलाने लगा। आई एम सॉरी अदिति, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं बिल्कुल भी तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। ना ही मैं तुम्हारा ध्यान रख पा रहा हूँ, और ना ही अपने होने वाले बच्चे का। मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा। अक्षत ने अपने नम आंखों के साथ अदिति के सुंदर चेहरे की तरफ देखते हुए उससे कहा। लेकिन फिर भी मुझे एक बार मौका दे दो, प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ करके अपनी ज़िंदगी में अपना लो। मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। दुनिया की सारी खुशियाँ मैं तुम्हारे कदमों पर लाकर रख दूंगा। मैं तुम्हें और अपने होने वाले बच्चे को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अक्षत ने अदिति के माथे को प्यार से चूमते हुए उससे कहा। उसके आंखों से एक बूंद आंसू निकलकर अदिति के गालों पर गिर गए। अदिति के सिर से अपने सिर को जोड़े हुए बस उसे महसूस कर रहा था और सब कुछ बोले जा रहा था, लेकिन अदिति तो बेहोश थी। उसके चाहने पर भी अदिति उसकी कोई बात नहीं सुन सकती थी। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद अक्षत अदिति के बगल में लेट गया, फिर अदिति को अपने बाहों में भर लिया, फिर अदिति के मुरझाए चेहरे को देखते हुए ही नींद की आगोश में चला गया। हॉस्पिटल में काकू कबीर के बाहों में ही लेटी हुई थी। इस वक्त दोनों ही एक दूसरे की तेज धड़कती धड़कनों को सुन पा रहे थे। उस पूरे वार्ड में बिल्कुल ही सन्नाटा पसरा हुआ था।
सिर्फ उन दोनों की धड़कनों की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। अचानक कुछ देर बाद कबीर ने काकू की तरफ देखा तो पाया कि काकू उसकी बाहों से चिपकी हुई किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह बहुत ही आराम से सो रही थी। ये देखकर कबीर के चेहरे पर अपने आप बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आ गई। वह प्यार से काकुन के माथे को चूम लिया और फिर धीरे से झुककर हल्का सा उसके होठों को भी चूम लिया। ये करके कबीर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उसके मन की खुशी को साफ बयां कर रही थी। वह भी उसी तरह काकुन को अपनी बाहों में कस कर ले लिया और फिर वह भी थोड़ी देर में नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह कबीर की आंखें वार्ड के विंडो से आ रही सूरज की हल्की हल्की किरणों से खुली। आंखें खुलते ही उसकी नज़रें सबसे पहले अपने बगल में सो रही अपनी वाइफ पर गई। काकू का सुंदर चेहरा देखकर और उसे अपनी बाहों में पाकर कबीर के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वह धीरे से उसके गालों को चूम लिया, लेकिन तभी कबीर को एहसास हुआ कि काकू की आंखें धीरे धीरे खुल रही है। यह महसूस कर कबीर वापस से सोने का नाटक करने लगा। काकू धीरे से अपनी आंखें खोली तो खुद को किसी की बाहों में पाया। पहले तो उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया। वह समझ गई कि यह कोई और नहीं उसका प्रिंस चार्मिंग, उसका पति कबीर है। वह धीरे से उठकर कबीर के सुंदर हैंडसम डैशिक चेहरे को देखने लगी। सोते हुए कबीर काकू को और भी ज़्यादा प्यारा और मासूम लग रहा था। अदिति बिल्कुल सही कह रही थी कि मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे आप मिले। आप जैसा लाइफ पार्टनर मिला। आप नहीं जानते मैं आपसे बहुत 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 सारा वाला प्यार करती हूँ। काकू कबीर के सुंदर चेहरे को देखते हुए खुश होकर धीरे से बोली। फिर वह धीरे से कबीर की तरफ झुककर उसके माथे को चूम ली। मेरी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ देने के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू। काकू कबीर के चेहरे को देखकर बोली और फिर झुककर उसके दोनों गालों को एक एक करके चूम ली। कबीर अपनी आंखें बंद किए हुए ही काकू की बात सुन मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। सोते हुए तो आप और भी प्यारे लगते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरा पति इतना हैंडसम है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे आप मिलेंगे। काकू कबीर के नाक को हल्का सा अपने नाक से टच करते हुए धीरे से बोली। गुड मॉर्निंग हब्बी। ये कहकर काकू कबीर के होठों के पास पहुंचकर रुक गई और फिर कुछ सोचकर वह दूर जाने लगी। तभी कबीर ने उसे वापस से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। ऐसा होते ही काकू कबीर के सीने से जा लगी। कहाँ जा रही हो वाइफी मुझे छोड़कर? कबीर अपनी आंखें बंद किए हुए ही अपनी चार्मिंग वॉइस में उससे कहा। आप जग रहे थे? मतलब आप सोने का सिर्फ नाटक कर रहे थे? काकू कबीर की तरफ देख हैरानी से उससे पूछी। मैं तो सो ही रहा था वाइफी, लेकिन किसी ने मेरे सोए होने का फ़ायदा उठाना चाहा तो मेरी नींद गायब हो गई। कबीर ने अचानक अपनी आंखें खोलते हुए काकू से कहा। कबीर की बात सुन काकू अपनी नज़रें इधर उधर करने लगी। उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा था। वैसे कुछ तो खुद पर कंट्रोल कर लो, अभी हम हॉस्पिटल में हैं वाइफी, और हम दोनों ही इस वक्त यहाँ पेशेंट हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी उतावली हो मेरे करीब आने के लिए, कि तुम मुझे सोते हुए भी मुझे नहीं छोड़ोगी। कबीर ने शरारत से काकू की तरफ देखकर उससे कहा। काकू तो कबीर की बात सुन उसका मन कर रहा था वह तुरंत कहीं जाकर किसी गड्ढे में छिप जाए, ताकि कबीर उसे ना देख सके और ना ही उसे इस तरह से चिढ़ा सके। वही कबीर काकू को इस तरह से शर्माता देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे तो काकू को इस तरह से चिढ़ाने में बहुत मजा आ रहा था। बोलो ना वाइफी, वैसे अगर तुम कहो तो मैं एक बार कोशिश कर सकता हूँ। पूरी तरह से नहीं तो थोड़ा बहुत तो सेटिस्फाई तुम्हें कर ही दूंगा। कबीर काकू के हाथ को पकड़कर एक बार फिर से शरारत के साथ काकू को छेड़ते हुए अपनी एक आई विंक करते हुए उससे कहा। आप बहुत गंदे हैं, छोड़िए मुझे, कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा ऐसा कुछ भी मन नहीं है, समझे आप? शायद आपके दिमाग में सब चल रहा होगा। काकू कबीर को खुद से दूर धकेलते हुए झूठी नाराजगी से उसकी तरफ देखते हुए कहा और फिर वापस से अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली। अच्छा ऐसा नहीं है तो फिर क्यों मेरी बातें सुनकर तुम्हारे ये गाल इतने लाल हो रहे हैं? अगर तुम्हारे मन में ये सब नहीं है तब तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? बोलो वाइफी, कबीर ने काकू को फिर से चिढ़ाते हुए उससे कहा। मुझे ना आपसे कोई बात ही नहीं करनी, छोड़िए मुझे जाना है। काकू ने कबीर को उसके सीने पर मारते हुए उससे बोली। लेकिन तुम ऐसी हालत में कहाँ जाओगी? भूलो मत अभी तुम्हारा पैर ठीक नहीं हुआ है।
अभी मैं भी पेशेंट हूँ और फिलहाल के लिए हम दोनों एक ही वार्ड में एक ही बेड पर लेटे हैं। तो कबीर काकू की तरफ देख शरारत से अपनी बात आधा ही बोलकर चुप हो गया और काकू के चेहरे की तरफ देखने लगा। तो क्या, हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? काकू कबीर की तरफ नासमझी में देखते हुए उससे पूछी। तो कुछ नहीं वाइफी, ऐसे ही मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बस करना चाहता हूँ। कबीर फिर कुछ अलग तरीके से मुस्कुराते हुए काकू की तरफ देखकर उससे कहा और फिर तुरंत बिना देर किए काकू की तरफ झुककर उसके होठों पर अपने होठ रख चूमने लगा। कबीर के ऐसे अचानक करने से काकू की आंखें बड़ी हो गई। वह अपनी नीली बड़ी बड़ी आंखों को हैरानी से बार बार झपका रही थी। तभी अचानक कोई एक झटके में वार्ड का डोर ओपन कर अंदर आ गया और अपने सामने का नज़ारा देख हैरान रहे। तो क्या, हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? काकू कबीर की तरफ नासमझी में देखते हुए उससे पूछी। तो कुछ नहीं वाइफी, ऐसे ही मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बस करना चाहता हूँ। कबीर फिर कुछ अलग तरीके से मुस्कुराते हुए काकू की तरफ देखकर उससे कहा और फिर तुरंत बिना देर किए काकू की तरफ झुककर उसके होठों पर अपने होठ रख चूमने लगा। कबीर के ऐसे अचानक करने से काकू की आंखें बड़ी हो गई। ये सब कबीर ने इतना जल्दी किया कि काकू को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वह अपनी नीली बड़ी बड़ी आंखों को हैरानी से बार बार झपका रही थी। वही कबीर अब किस में पूरी तरह से डूब गया था, लेकिन काकू अभी भी कोई रिएक्ट नहीं कर पाई थी। काकू का कोई भी रिएक्ट ना करते देख कबीर ने धीरे से काकू के होठों को काट लिया, जिससे काकू के मुंह से एक आह निकल गई। इसी बीच कबीर अपने जीभ को काकू के मुंह में एंटर करा दिया। ऐसा होते ही काकू के पूरे शरीर में एक साथ बिजली का कट सा दौड़ गया। कुछ ऐसा ही हाल कबीर का भी था। काकू के मुंह की गर्माहट कबीर के पूरे शरीर को गर्म करने लगी थी। अब दोनों के ही जीभ एक दूसरे में उलझे हुए थे। काकू भी कबीर के किस में डूबने लगी थी, वो भी कबीर के किस में उसका साथ देने लगी। दोनों एक दूसरे को शिद्दत से चूम रहे थे। तभी अचानक कोई एक झटके में बिना नाक किए हुए ही वार्ड का डोर ओपन कर अंदर आ गया। वह इस बात से अनजान कि अंदर क्या हो रहा है। वह धड़धड़ाते हुए सीधे वार्ड में आ गया और अपने सामने का नज़ारा देख हैरान रह गया। वही अचानक वार्ड के डोर ओपन होने की आवाज़ सुन काकू तुरंत होश में आ गई। फिर हड़बड़ाहट में बिना कुछ सोचे समझे कबीर को तुरंत एक झटके में खुद से दूर कर दी, जिससे कबीर के कंधे पर चोट लग गई और उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गया। कबीर के मुंह से आह सुनकर काकू घबरा गई। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। काकू घबराते हुए तुरंत कबीर के हाथों को पकड़कर उससे बोली। कबीर काकू की बातों को इग्नोर कर सामने वार्ड के डोर पर खड़े इंसान को घूर कर देखने लगा। आखिर उसी इंसान के अचानक आ जाने के कारण उसका रोमांटिक मोमेंट खराब कर दिया और फिर उसके कारण ही उसकी स्वीट सी वाइफ ने तुरंत उसे खुद से दूर कर दिया और इस हड़बड़ाहट में उसे चोट भी लग गई। इसलिए उसे सामने खड़े इंसान को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने बाहर भेजा था ना? कबीर ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए अपने सामने खड़े इंसान की तरफ देखकर उससे कहा। उसके सामने इस वक्त उसका दोस्त राज खड़ा था। यार, ये तू क्या बोल रहा है? जैसे ही मुझे तेरे बारे में पता चला, मैं तुरंत पहली फ्लाइट पकड़कर तुझसे मिलने आ गया। आखिर तू तो जानता है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। राज ने क्यूट सी शक्ल बनाकर कबीर की तरफ देखकर उससे कहा। वही कबीर अभी भी राज को घूर कर देख रहा था। वह कुछ आगे बोलता उससे पहले ही धनधनाते आते हुए अमन भी वार्ड के अंदर आ गया। उसके आते ही सब बिल्कुल शांत हो गए। क्या हुआ यार, इस तरह से यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अमन वार्ड के अंदर आते ही तुरंत ही हंसते हुए बोला। हाँ, बस तेरी ही कमी थी, तू आ गया ना उसे भी पूरा करने के लिए। कबीर अमन की तरफ घूर कर देखते हुए धीरे से बड़बड़ाया, जिसे अमन और राज ने तो नहीं सुना, लेकिन काकू जो कि उसके बिल्कुल करीब थी, उसने कबीर की बातें साफ साफ सुन ली। कबीर की बात सुन उसे मन ही मन हंसी आ रही थी और वह चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए कबीर की तरफ देख रही थी। बहुत हंसी आ रही है ना वाइफी? इन सब का मैं गिन गिन कर बदला लूंगा। कबीर ने जैसे काकू की मन की बातें सुन ली हो, वह उसे देख एक फेक मुस्कान लिए अपने मन ही मन बोला। कबीर के एक्सप्रेशन को देख काकू सब समझ गई और डरकर जल्दी से अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली। चल यार, अब तू ये बता कैसा है? तुझे पता है जब मुझे पता चला तेरे बारे में कितना घबरा गया था।
अब चल जल्दी से बता दे तू कैसा है। राज ने मुस्कुराते हुए कबीर की तरह देखकर उससे पूछा। अब तक तो ठीक ही हो रहा था, लेकिन तुम दोनों के आने से लगता है मैं वापस से पहले वाले पोजीशन में पहुंच जाऊंगा। कबीर ने राज और अमन की तरफ देखकर अपने दांत पीसते हुए बोला। हाँ, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। मैं तो इसीलिए आया हूँ ताकि मैं तुझे वापस से तेरे पुराने वाले पोजीशन पर पहुंचा दूंगा। तू टेंशन बिल्कुल मत लेना, हम हैं ना। क्यों अमन, हम दोनों मिलकर ऐसा ही काम करेंगे। राज ने मुस्कुराते हुए एक नज़र अमन की तरफ देखा, फिर कबीर से कहा। फिर वही रखे सोफे पर बैठकर फ्रूट्स खाने लगा। हाँ यार, तू ना फालतू में सोचता रहता है। हम सारे फ्रेंड मिलकर तुझे पहले की पोजीशन में पहुंचा देंगे। तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, एंजॉय कर और मुस्कुरा दे। अमन ने कबीर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वही कबीर और काकू दोनों ही उन दोनों की बातें सुन हैरानी से कभी उन दोनों को देखते तो कभी एक दूसरे को। उन दोनों को राज और अमन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके सामने दो बेवकूफ़ बंदर बैठे हों जो बिल्कुल एक जैसे ही रिएक्ट करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए तुम दोनों अभी यहाँ से जाओ, मुझे बहुत काम है। और तुम लोग जाकर ऑफिस का काम देखो। कबीर ने गुस्से से एक एक बात को चबाते हुए बोला। काम? अरे हाँ, काम से याद आया, जब मैं वार्ड में आया उस वक्त भी तो कोई ज़रूरी काम ही कर रहा था। मुझे तो वह देख अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। राज ने मुस्कुराते हुए कबीर की तरफ देखकर कहा, फिर उसकी तरफ देखते हुए ही अपनी एक आई विंक कर दी। वही काकू राज की बात सुन शर्म से पानी पानी हो गई। ऐसे कौन सा काम कर रहा था, मुझे भी बता, और भला हॉस्पिटल के वार्ड में बेड पर एक पेशेंट के रूप में लेटा हुआ ये क्या काम कर सकता है। सारा काम तो हम लोग कर रहे हैं। अमन ने मुंह बनाकर राज की तरफ देखकर उससे पूछा। तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम दोनों को ही अगली ही फ्लाइट से कैलिफोर्निया भेज दूंगा। एंड इट्स माई लास्ट वार्निंग। इससे पहले कि राज अमन को कुछ बताता, कबीर ने गुस्से से चिल्लाते हुए दोनों की तरफ देखकर बोला। वह दोनों कबीर का गुस्सा देख डर गए। फिर वो दोनों जल्दी से वहां से 9-2-11 हो गए। उन दोनों को इस तरह से हड़बड़ी में भागता देख काकू की हंसी छूट गई। मैं खुद को रोक नहीं पाई, तेज तेज हंसने लगी। तभी अचानक काकू को अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश का एहसास हुआ। फिर काकू धीरे से उस तरफ देखी, तब वहां कबीर उसे घूर कर देख रहा था। कबीर की नज़रों को देख काकू थोड़ा डर गई। उसे कुछ देर पहले कबीर का उसे धक्का देना याद आ गया। आई एम सॉरी, मेरे कारण आपको फिर से एक बार चोट लग गई। वो तो हड़बड़ी में गलती से हो गया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। आई एम सॉरी। काकू ने धीरे से अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर कबीर की तरफ देखकर कहा। वही कबीर ने एक बार काकू की तरफ देखा, लेकिन कबीर ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप सीलिंग की तरफ देखता रहा। कबीर की चुप्पी से काकू को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। क्या करूं, मेरी वाइफ है ही इतनी खतरनाक कि जब भी मैं उसके पास जाता हूं दर्द भरी आह निकल जाती हैं। अगली बार करीब आने से पहले सोच कर आऊंगा। कबीर एक नज़र काकू की तरफ देखा, फिर ऊपर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोला। कबीर का इस तरह से बोलना काकू को अच्छा नहीं लगा। ना जाने उसके दिमाग में क्या आया, वो एक झटके में कबीर की तरफ झुकी। और तुरंत कबीर के होंठों पर अपने होंठ रख उसे किस कर ली। कबीर, जिसे काकुन के ऐसा करने का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था, वह हैरानी से अपनी आंखें फाड़े काकुन की तरफ देखने लगा। वही काकुन बस हल्की सी किस करने के बाद तुरंत दूर होने लगी। लेकिन तभी कबीर ने काकुन को दूर जाता देख तुरंत अपने एक हाथ को काकुन के सिर के पीछे रखा। फिर उसे एक झटके में अपने करीब खींचकर काकुन के होठों को एक बार फिर से अपने होठों से जोर उसे फोर्सफुली किस करने लगा।